हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट वेन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज लेकर आई हूँ क्लास 8 हिंदी व्याकरण का। हमारा टॉपिक है वर्तनी और वाक्य अशुद्धि शोधन। ये क्या है, इससे पहले बताने से पहले आपको बता दूं कि मैग्नेट वेन्स में आप सभी के लिए अद्भुत बैच शुरू हो चुका है, तो जल्द से जल्द इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। इसका क्या प्रोसीजर रहेगा, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या ऑफर्स हैं, इन सभी की जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं उसके लिए नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। उसे कॉल करने के अलावा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जिसमें एक फॉर्म है। आप फॉर्म को फिल करिए, फिल करके सबमिट करेंगे, जल्द से ही जल्द आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी। तो ये दो तरीके हैं जिनके ज़रिए आप सारी ही ये जानकारी एकत्र कर सकते हैं। सारी जानकारी जल्द से जल्द एकत्र कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना एनरोलमेंट इस ग्रुप में कराइए। यानी कि ये जो आपके लिए ऑफ़र आ रहे हैं इन पे फटाफट इनका लाभ उठाइए। तो जल्दी से जल्दी करिए, ऐसा ना हो कि बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाएं, है ना। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 का हिंदी व्याकरण का टॉपिक, वर्तनी और वाक्य अशुद्धि शोधन। समझिएगा क्या है वर्तनी, अर्थात जैसे कि हम यहाँ लिख रहे हैं चीज़ें, हम बोलते हैं तो इनमें बहुत सारी चीज़ें हम मिस्टेक करते हैं। शब्दों को लिखते समय, शब्दों को बोलते समय, वाक्यों को बोलते समय, तो ये सारी चीज़ें हम नहीं करें। इसमें क्या क्या हम गलतियाँ करते हैं वो हम देखेंगे और समझेंगे कि ये गलतियाँ हम किस तरीके से सुधार सकते हैं। क्या क्या ऐसी गलतियाँ हैं जो अभी तक हमारे दिमाग में बैठी थी पर ऐसा कुछ होता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। वर्तनी का अर्थ एवं परिभाषा। भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए लिपि चिन्हों का सहारा लिया जाता है। उसके लिए वर्तनी का ज्ञान आवश्यक है। यानी कि जब हम लिपिबद्ध करते हैं, यानी किसी चीज़ को लिखते हैं, तो ये जो वर्तनी होती है इसका ज्ञान जरूरी है। क्या है ये? शब्दों में प्रयुक्त वर्णों की क्रमिकता को वर्तनी कहते हैं। अब क्रमिकता क्या होती है, मतलब किसके बाद क्या शब्द किस तरीके से रखा जाएगा, बोला जाएगा, ये सीक्वेंस ही आपका को इसको वर्तनी कहते हैं। ठीक है, क्रमिकता मतलब होता है ना सीक्वेंस, क्या क्रमिक है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ये क्रमिकता ही वर्तनी कहलाती है। वर्तनी का कार्य ये निश्चित करना है कि भाषा की ध्वनियों, वर्णों, संयोजनों, उच्चारित शब्दों का लिखित रूप कैसा हो। तो कहने का तात्पर्य वर्तनी क्या काम करती है, वो करती है जो ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकल रही हैं, यानी कि जैसे हम बोल रहे हैं तो इन बोलों को, इनको, वर्णों को, इन सभी को आपस में संयोजित करना, इनको सही तरीके से उच्चारित करना, ये सारा काम हम वर्तनी के जरिए करते हैं। किसी शब्द को लिखते समय एक एक करके आने वाली ध्वनियों के लिए लिपि चिन्हों का क्या रूप होता है। यानी कि जैसे हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, अब हम जितना भी बोल रहे हैं अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो लिखते समय एक एक करके जो ध्वनियाँ आ रही हैं, जो चीज़ें हम बोल रहे हैं, उनके लिपि चिन्हों का रूप क्या होगा, उनका कैसा संयोजन हो, यह निश्चित करना वर्तनी का कार्य है। तो मेन क्या चीज़ है कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, सबसे पहली चीज़ होती है हमारा सही से बोलना। अब जैसे हम कोई भी शब्द है उसको हम सही तरीके से भी बोल सकते हैं, गलत तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी में एक चीज़ आपके लिए पूरी श्योर शॉर्ट क्लियर होती है कि जो चीज़ हम बोल रहे हैं हम एज इट इज ही वैसा ही लिखें। ये एक पहली कंडीशन होती है, क्योंकि अगर हम गलत बोलेंगे तो हम गलत लिखेंगे भी। अब जैसे हम बोलते हैं निरोग, उसी तरह निरोग भी बोलते हैं, निरोग निरोग। तो अब इसमें सही क्या है? जाहिर सी बात है निरोग सही है, जिसमें बड़ी की मात्रा लगी। अब इसी को अगर हम सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं करेंगे, यानी कि उच्चारित नहीं करेंगे, तो हम सही तरीके से लिखेंगे नहीं। तो वर्तनी का पहला काम है कि हम जो उच्चारित ध्वनियाँ हैं उसका मुंह से सही से उच्चारण करना, फिर उन ध्वनियों को किस तरीके से लिपिबद्ध करना है, उनका संयोजन करना है, ये सारी चीज़ें हम वर्तनी के जरिए सीखते हैं। तो वर्तनी का काम समझ में आया। जो उच्चारित ध्वनियाँ हैं उनके वर्ण, जो भी वर्ण निकल रहे हैं, उन ध्वनियों को वर्णों में लेना और वर्णों को सही तरीके से रखना ही वर्तनी का कार्य होता है। अब मतलब बेसिकली वर्तनी क्या है, हमें शुद्ध रूप से लिखना सिखाती है कि क्या चीज़ कैसे लिखी जाएगी। अब इसके कुछ नियम भी हैं, क्योंकि अब जो चीज़ें हम बोल रही हैं पहले उनको समझना ज़रूरी है। तो देखिए क्या है संयुक्ताक्षर निर्माण।
संयुक्ताक्षर, अभी जब हम लोगों ने वर्ण विचार पढ़ा था तो उसमें संयुक्ताक्षर पढ़ा था ना, जहाँ पर दो जो है वर्णों को आपस में मिलाया जाता है। यहाँ पर हम संयुक्त व्यंजन की बात नहीं कर रहे हैं। संयुक्ताक्षर यानी कि एक स्वर रहित व्यंजन होगा और एक स्वर सहित व्यंजन होगा। इन दोनों को जब हम लिखते हैं तो किस तरीके से लिखा जाता है, यही आपका संयुक्ताक्षर कहलाता है। जहाँ पर दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजनों का संयोग हो, वहाँ संयुक्ताक्षर का निर्माण होता है। संयुक्ताक्षर के निर्माण की विधि निम्न प्रकार है। तो अब आपको समझ में आया कि जहां पर उन्होंने क्या बोला, दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन का तात्पर्य हो गया, जैसे यहाँ पर का हम लिख रहे हैं, ये क्या है, का जब हमने ये लिखा तो इसमें स्वर है, स्वर सहित है। क्यों बोल रहे हैं का? अगर हम इसके नीचे हलंत लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, स्वर रहित। अब हर जो शब्द होता है वो अलग अलग तरीके से लिखा जाता है कि अब पूरे व्यंजन है, सारे व्यंजन एक जैसे नहीं है, सब में किसी में पाई होती है, किसी में पाई नहीं होती। पाई का तात्पर्य होता है ये जो हम डंडा लगाते हैं ना, इसको हम पाई बोलते हैं। अब इस पाई पे देखिए क्या है, का, खा, गा, घा। अब यहाँ पर क्या है, का भी जो है खा है, हाँ, गा है, घा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, ठीक है। लेकिन पाई होने के बावजूद ये चारों अलग अलग तरीके से लिखे जाएंगे। देखिए क्या है यहाँ पर, जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई होती है उनका संयुक्त रूप खड़ी पाई हटाकर बनाया जाता है। तो समझ में आया पाई का। अब इन्होंने क्या बोला, जिसके अंत में खड़ी पाई होती है, तो यहाँ पर अब हम ये हटा देंगे। सिर्फ हमारी खड़ी पाई किसके अंत में है, ये इसके अंत में, ये वर्ण के अंत में है। जैसे यहाँ पर पा में होगा, ठीक है, माँ में होगा, फिर उसके बाद आपका आ जाता है। अब जैसे ये फा, का और फा में तो क्या रहता है, वो बीच में रहती है, खड़ी पाई जो होती है वो बीच में रहती है। यहाँ इन्होंने बात क्या करी है, जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई होती है, आखिर में होती है, वो क्या है। अभी देखिए यहाँ पर हम देखना शुरू करेंगे, खड़ी पाई युक्त शब्द, खड़ी पाई रहित, और फिर उनके उदाहरण। तो देखिए इनको कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आ रहा है खा। अब खा हम क्या लेकर आ रहे हैं, आधा खा है। यहाँ पर के लिए हमने ख्याति, तो इसमें जो ये पाई थी लास्ट वाली, ये हमने हटा दी। ये देख रहे हैं ना, अब खा तो ऐसे लिखते हैं हम, और फिर जब हमने पाई हटाई तो ये हो गया, और उसका ये। अब उसी तरह गा, गा में अगर हम यहाँ पर हटा देंगे तो जो उसके बाद वाला जो डंडा होता है, जो पाई होती है, उसको हम हटा देते हैं। गा क्या होता है, सिर्फ आगे वाला जो गोल सर्कल उतना हम रखते हैं। इसमें क्या आ गया, लग्न। अब कैसे लग्न लिखते हैं, अब देखिए, ठीक है। एक लगन जो लिखते हैं ना, लगन, वो अलग चीज होती है। यहाँ क्या है, लग्न। मुंह से सही से प्रोनाउंस कीजिए, लग्न, ना बाद में निकल रहा है, गा पहले निकल रहा है। अब चूंकि जब हम इसको ऐसे कंप्यूटर पर टाइप करते हैं तो ये इस तरीके से हो जाता है। वैसे बेसिकली लिखा कैसे जाएगा, ये तरीका गलत है, ये सही है आपका। फिर आते हैं घा। घा में भी हमने आखिरी वाला पाई यानी कि डंडे को हटा दिया, और यहाँ पर आ गया विघ्न। विघ्न भी कैसे लिखेंगे, यहाँ पर वाह आया, घा और ना, ठीक है, ये विघ्न हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए क्या, चा। चा में भी अंतम जो है वो पाई होती है। यहाँ पे उसका डंडा हटा दिया, सिर्फ हमने इसको ऐसे, ये आपको ना समझ में आए तो हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए चा हो गया। फिर जा। जा में हम क्या करते हैं, ये ऐसे करके हम इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ज्वाला। फिर ड़ा। ड़ा में क्या रहते हैं, सिर्फ हम गोल ऐसे करके बना देंगे, जो उसका डंडा है वो गायब कर देते हैं। यहाँ पर पुण्य हो गया। फिर कुत्ता। तो ता में जो ये था मात्रा, उसको हमने हटा दिया पाई को, और सिर्फ ये ऐसे करके आ जाता है। फिर आते हैं था। था में भी हमने क्या किया, पाई को हटा दिया और उसके आगे वाले व्यंजन में हमने उसको सपोर्ट दे दिया। धा। धा में भी देखिए हमने पाई को हटाया, सिर्फ इसमें क्या था, जो था ना ऐसे करके हम ऐसे बना रहे थे, धा हम ऐसे करके ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए ध्यान। फिर आता है पा। पा में भी हमने क्या किया, पीछे वाली पाई को हमने हटा दिया। फिर आधा पा हम कैसे, ऐसे करके। ये तो इतना तो आप लोग अभी तक समझ ही चुके होंगे प्यार, ठीक है। फिर बा। बा में भी हम क्या करेंगे, सिर्फ ये जो हमारा गोला वाला रहता है इसको हम बनाते हैं और बाकी को हम हटा देते हैं। फिर यहाँ देखा, जितने भी खड़ी पाई वाले शब्द हैं वो आपको हम बता रहे हैं। भा। भा में हम क्या करते हैं, जो हमने पीछे का डंडा है उसको हटा दिया और ये ऐसे करके बना दिया। ये देखिए सभ्य। हाँ,
अब यहाँ पर आधा दिखा रहे हैं और इसको दूसरे व्यंजन के साथ जब हम सपोर्ट दे रहे हैं तो वो किस तरीके से दे रहे हैं ये भी देखिए। फिर माँ है, माँ में भी हमने आखिरी पाई हटा दी और सिंपल, ठीक है ये। फिर देखिए यहाँ पर निम्न आया ये ऐसे करके, फिर आया सैया, या। अब या में जब हम करते हैं तो सिंपल उसकी भी पाई हट जाती है, ये ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि उसके पीछे वाली जो ये पाई है इसको हम हटा देते हैं। फिर ला में भी हमने ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये आपका ला आ गया। फिर शाह है, शाह आता है, शाह में हम क्या करते हैं सिंपल ऐसे शाह। फिर षटकोण वाला शाह आता है, श, ये क्या देखिए यहाँ पर शाह, फिर ये शाह, पश्चात, फिर ये कष्ट। फिर आता है स्वीकृति। अब ये जो ऐसे करके इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। देखिए सा र, ये क्या है स्वीकृति है। तो यहाँ पर जब हम पाई वाले शब्दों को लिखते हैं ना तो उनको हमेशा हमें उसके आगे वाले व्यंजन पर सपोर्ट देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उस पर नहीं देंगे तो वो खाली तो जाएंगे नहीं। हाँ, अब इसमें इन्होंने क्या बताया, जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती है। अच्छा एक चीज़ और, जैसे यहाँ पर मैंने आपको ये बताया ना, एक चीज़ ये रह गई बता देती हूँ। जैसे सपोज ये शाह आ रहा है, अब शाह, अब जैसे यहाँ पर ये ता आया पश्चात, ठीक है ना। अब यहाँ पर सपोज मान लो ये ता आपको आधा रखना है, तो फिर ये अब चूंकि इसके बाद तो कोई व्यंजन है नहीं तो उसे आप किस पे सपोर्ट करोगे, तो उसको लिखने का तरीका कैसे हो जाता है। देखो ये पा आया, ये शाह आया, चा आया। अब जब इसको स्वर रहित करेंगे और उसके बाद कोई व्यंजन ना हो ना तो उसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं, तो वो हमारा शब्द क्या है, वो आपका स्वर रहित हो जाता है। क्योंकि अभी तक जो हम यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, ये स्वर सहित है। क्या हो रहा है, ये स्वर सहित है, लेकिन जैसे ही हमने इसके नीचे हलंत लगा दिया ये क्या हो गया, स्वर रहित हो गया। क्योंकि अब क्या है, इसके आगे कोई व्यंजन है ही नहीं जिसके ऊपर हम इसको सपोर्ट दे सके। तो उस कंडीशन में मान लीजिए जैसे यहाँ पर आप आ रहा है या में है तो या में हलंत लगा दो, ना में हलंत लगा दो, ठीक है, खा में हलंत लगा दो, टा में हलंत लगा दो। तो यहाँ पर क्या है, अगर मान लो ये जो लास्ट शब्द हैं इनके बाद कोई व्यंजन है ही नहीं और आखिरी शब्द को हमें हलंत मतलब हमें स्वर रहित करना है, कोई भी शब्द हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके किनारे सब इस तरीके से हलंत लगा देंगे, तो लास्ट शब्द जो है वो स्वर रहित बन जाता है। तो ये पाई वाले शब्दों के साथ हम ऐसे ही करते हैं। अभी बिना पाई वाले जो शब्द होंगे ना उनके साथ भी इसी तरीके से किया जाएगा। जिन व्यंजनों में पाई यानी कि आखिरी वाला जो डंडा है नहीं होती है, उन्हें जब दूसरे व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तब उनके नीचे हलंत लगाया जाता है, जो मैंने अभी बताया। जैसे जो पाई थी, आखिरी में पाई थी तो उनकी पाई हमने हटा दी तो वो आधे बन गए, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें पाई होती ही नहीं है। अब वो शब्द क्या होते हैं, डा, टा, ठा, डा, ढा, दा, हा। अब देखिए ये शब्द ऐसे हैं जिनमें किसी तरह की कोई पाई होती ही नहीं। अब उन्होंने क्या बोला कि जब इन्हें आपको स्वर रहित करना हो तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम इनके साथ जो है वो हलंत लगा देते हैं एंड में। यहाँ पर जैसे ये डा आया, टा आया, ठा आया, ड आया, ढा, दा, हा। तो इनके नीचे जब हलंत लगा देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये स्वर रहित बन जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, वाडम्य, फिर है उच्छ्वास, नाट्य, ओष्ठ्य, गड्ढा, धनाक्रम, उद्भव, चिन्ह। अब यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे अब एक दो को मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे अब मान लीजिए ये आ रहा है, ठीक है, गड्ढा, तो गड्ढा हम कैसे लिख रहे हैं, अब गड्ढा, ढा क्या आ रहा है, ढा, क्या, पहले मुंह से प्रोनाउंस कीजिए, गड, गड, ढा, डा, ढा, डा, ढा, गड, ढा। तो डा पहले आ रहा है, अब डा जो है वो क्या है, वो स्वर रहित है। अब हमने ढा, गड, ढा हो गया। फिर ठीक है, अब ये धनाक्रम जो है ये उसमें नहीं आएगा, ठीक है, ये इसका नहीं है। फिर आ जाते हैं क्या है, उद्भव। अब उद्भव कैसे लिखते हैं, उद और ये है भव, ठीक है, यहाँ पर दा आधा था। अब ये आइए चिन्ह, चिन्ह कैसे लिखते हैं, ची, हा और ना, चिन्ह, ठीक है।
तो इस तरीके से हम इसको, जैसे यहाँ पर ओष्ठ है, नाट्य है, अब यहाँ पर कैसे आएगा नाट्य, देखिए नाट्य। हाँ, तो हम क्या करते हैं, जब ये डा टा ढा डा ढा दा हा ये सारे जब स्वर रहित करने होते हैं और चूंकि इनमें पाई नहीं है, उस कंडीशन में हम इसके नीचे हलंत लगाकर इसको लिख देते हैं और ये क्या हो जाते हैं, ये स्वर रहित हो जाते हैं। तो क्लियर हुआ आपको कि जो शब्द स्वर रहित होते हैं उनको स्वर रहित होते हैं और जो बिना पाई के होते हैं उनको हमें स्वर रहित करने के लिए उनके नीचे हलंत को लगाना पड़ता है। तो दो तरीके के हमने सीखे यहाँ पर अभी तक, एक तो पाई वाले और एक जो है बिना पाई वाले। नेक्स्ट आते हैं, जिन व्यंजनों के मध्य में पाई होती है, बीच में दो शब्द बताए थे मैंने, दो वर्ण बताए थे, का और फा, इनके बीच में पाई होती है, उन्हें दूसरे व्यंजनों के साथ संयुक्त करते समय पाई के आगे लगे हिस्से को आधा काट देते हैं, जैसे का और फा का फा। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि ये जो मध्य में होते हैं, ठीक है, ये मध्य में है, ये का है, ये फा है। आई होप आप लोगों को सभी को अच्छे से दिख रहा होगा। अब इस का और फा को जब हम स्वर रहित करते हैं तो हम क्या करते हैं, अब चूंकि मध्य में पाई है तो पाई हम हटा नहीं सकते, तो हम सिर्फ इसको ऐसे कर देते हैं और फा को हम क्या कर देते हैं, सिर्फ ऐसे कर देते हैं। समझ में आया? ये आपके आधे हो जाते हैं, क्यों, इनके आगे का जो लूप है उसे हम आधा हटा देते हैं और उसे हम आगे वाले पर सपोर्ट दे देते हैं। ये देखें यहाँ पर धक्का, ये का को जब हमने स्वर रहित किया तो ये इस तरीके से हो जाता है, फा को जब हम स्वर रहित करते हैं तो ये इस तरीके से हो जाता है। यहाँ पर हम उसको आगे वाले व्यंजन पर सपोर्ट देते थे। इसका भी सेम वही नियम है, अगर आखिरी वर्ड का आ रहा है, ठीक है, मान लो जो व्यंजन है, जैसे यहाँ पर रा की जगह यहाँ पर का आ रहा है, तो का में भी जब आखिरी वर्ण है और इसके आगे कोई व्यंजन या कोई वर्ण नहीं है, कोई भी वर्ण नहीं है, तो उस कंडीशन में हम इसकी ये जो आगे वाला लूप है उसको नहीं काटते हैं। हम क्या करते हैं, उसके आगे हम सिर्फ हलंत लगा देंगे, ओनली हलंत। तो देखिए यहाँ पर एक चीज समझनी होगी कि कोई भी व्यंजन अगर वो शब्द के आखिरी वर्ण है और उसके आगे कोई भी वर्ण नहीं है और उस आखिरी वर्ण को हमें क्या करना है, स्वर रहित करना है, तो उसका पहला नियम यही है कि उसमें से आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हलंत लगा देना है। तो इससे क्या होगा, वो स्वर रहित हो जाएगा। फिर है देखिए चौथा नियम है, व्यंजनों के साथ संयुक्त होते समय रा की स्थिति अलग अलग प्रकार की होती है। रा एक ऐसा वर्ण है जो कई तरीके से लिखा जाता है, तो बहुत ध्यान दीजिए कि उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि रा को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं, तो आज हम उसी को देखेंगे। क्या है देखिए, यहाँ पर क्या है, जब पहले और बाद में कोई अन्य स्वर रहित व्यंजन हो तो रा उस व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेफ कहते हैं। तो समझ में आया? अगर यदि रा स्वर रहित पहले ही है और बाद में कोई अन्य स्वर रहित व्यंजन हो तो रा उस व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर रा जो है वो बीच में आ रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया कर्म, शब्द क्या लिया है, कर्म। अब मुंह से बोलिए क्या है, कर्म, कर्म, तो का के बाद रा निकल रहा है और रा के बाद माँ है, तो बेसिकली क्या है, रा के बाद कोई स्वर सहित व्यंजन है, वो चीज उन्होंने बोला, स्वर सहित व्यंजन हो तो रा उस व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। अब उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे यहाँ पर का प्लस रा प्लस माँ, अब रा जो है ये बीच में क्या है, ये स्वर रहित है। अब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, रा हमेशा क्या चला जाएगा, उसके आगे जो व्यंजन है उसके ऊपर की मात्रा में ऐसे चला जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख के आपको बता देती हूँ। जैसे हमने बोला कर्म, ठीक है, अब इसको बोल रहे हैं हम अब कर्म है ये, अब कर्म को आप पहले विच्छेद कर लो तो समझ में आएगा, का प्लस आ प्लस रा प्लस मा प्लस आ, ठीक है। अब ये दोनों जब जुड़ रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, का बन रहा है, और जब ये दोनों जुड़ रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, माँ बन रहा है।
लेकिन अभी बीच में ये रह गया, अब इसके साथ कोई स्वर नहीं है, तो ये हमेशा जब आधा रा रहेगा और उसके बाद कोई भी स्वर सहित व्यंजन होगा, वो हमेशा जो है उसके ऊपर ऐसे करके चला जाएगा। और ये जो इस तरीके से रा ऊपर लगता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेफ बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? रेफ बोला जाता है। अब इसी तरीके से यहाँ एक शब्द और दिया है, शीर्षक। क्या है? शीर्षक। शी र, यहाँ पे रा आ रहा है, श क, तो देखो शी र श क, तो इसमें क्या हुआ, हमने यहाँ पर श के बाद रा निकल रहा था तो उसे हमने स के ऊपर लगा दिया, तो ये देखिए यहाँ पर ये रेफ के तौर पर लग गया है। समझ में आया? तो जब भी रा कहीं पर भी आ रहा है और उसके बाद कोई भी स्वर सहित व्यंजन है, रा हमेशा उसके ऊपर चला जाएगा। फिर वही नियम, अगर वो आखिर में आ रहा है, उसके बाद कोई व्यंजन है ही नहीं, कोई वर्ण नहीं है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे? फिर रा के नीचे पदेन यानी कि हलंत लगा देंगे। हलंत लगाने से ये होगा कि वो रा आधा हो जाएगा। चलिए, अब ये तो था, अब आगे देखते हैं। यदि व्यंजन में कोई मात्रा हो तो रा यानी रेफ मात्रा के ऊपर लगता है। जैसे यहाँ पर वर्मा है, पार्टी है। अगर मात्रा है, उसके आगे वाले व्यंजन में मात्रा है, तो वो उसी डंडे पर लगेगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर हमने कर्म बोला था, तो ये ऊपर वाले व्यंजन में लग गया। अब मान लो हमने बोला कर्मा, तो माँ में तो आ की मात्रा लगी है, तो उस कंडीशन में रेफ कभी भी इसके ऊपर नहीं लगेगा, ये गलत है। हमेशा जो है वो जो आगे की मात्रा है उसके ऊपर, यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ध्यान देना, ये जो माँ का क्या कहते हैं पाई थी, उसके ऊपर नहीं लगता है, उसके आगे वाली मात्रा पर लगता है। ये यहाँ पर हम इसकी मात्रा के ऊपर लगाएंगे। ये इसका लिखने का सही तरीका। आप लोगों को कई बार मैंने जैसे कॉपी वगैरह चेक करती हूँ तो मैंने ये चीजें देखी हुई हैं कि आप लोग क्या करते हो, जो आगे का व्यंजन है उसकी जो भी पाई होती है उसके ऊपर लगा देते हो। नहीं, अगर मात्रा है तो वो उसी मात्रा पर ही लगेगा। जैसे अब मान लीजिए ई की मात्रा आ रही है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, पार्टी, ठीक है। अब ये जैसे पार्टी आ रहा है, तो पार्टी में क्या करोगे, ये ई की मात्रा का डंडा है, ये यहीं से लगा दोगे। हाँ, कभी कभी आप लोग क्या करते हो, जैसे आपने लिखा पार और फिर उसके बाद ऐसे करके टी लगा दे, ये गलत है। इस तरीके से रेफ नहीं लगाया जाता। रेफ या तो उसी के आगे वाले व्यंजन की पाई पे लगेगा, और अगर उसमें मात्रा है तो उस मात्रा के ऊपर लगेगा। ये इसका सही तरीका आता है। जब रा के साथ कोई स्वर रहित व्यंजन संयुक्त तो होता है, तब रा के 4 प्रकार हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें रा को लिखने के हम 4 प्रकारों को देखेंगे। क्या प्रकार है, देखिए। पूरी पाई वाले यानी अंत और मध्य में पाई वाले, ठीक है, जो बीच में और बाद में पाई होती है जिनकी। सभी स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित रा के साथ संयुक्त होते हैं तब रा को हलंत रूप में लिखते हैं। जैसे क्रम हो गया, सम्राट हो गया। अब इनको हम क्या बोलते हैं, इनको पदेन बोलते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, पूरी पाई वाले जो सभी स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित रा के साथ प्रयुक्त होते हैं, ये क्या होता है, चलिए अब आपको बताती हूँ। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या बोला, सबसे छोटा वर्ड ले रही हूँ, क्रम, ठीक है, क्रम ले रहे हैं। अब ये जो आपको लगता है ना, ये भी रा है, ये हलंत नहीं है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर थोड़ा सा नियम, अभी हम क्या बोल रहे थे, रा जो है वो स्वर रहित है। अब यहाँ पर रा स्वर सहित है, लेकिन अब जो ये रा है इसके पहले जो है वो कोई भी व्यंजन होगा वो स्वर रहित होगा, उसमें स्वर नहीं होगा। अभी तक जब हम कर्म लिख रहे थे, जब हमने कर्म लिखा, ये जो आप ये कर्म लिख रहे थे ये, और अब जो ये क्रम लिख रहे हैं, कर्म और क्रम, इसमें फर्क क्या आ रहा है मैं आपको बताती हूँ, ध्यान दीजिए। ये आया, हमने कर्म लिखा, तो कर्म में क्या था, यहाँ कर का जो था वो स्वर सहित था और फिर उसके बाद रा स्वर रहित था। अब ये क्रम पलट जाएगा, अब क्या है, यहाँ पे क्रम है, अब का क्या है, वो स्वर रहित है और रा स्वर सहित है। समझ में आया? इसमें स्वर है और इसमें स्वर नहीं है और इसमें स्वर है।
इसमें स्वर है और इसमें नहीं है। अब इस कंडीशन में जब रा से पहले कोई भी स्वर रहित व्यंजन आता है, कोई भी स्वर रहित व्यंजन आएगा, वो रा हमेशा उस व्यंजन के नीचे चला जाता है, यानी कि पद में चला जाता है। उसको हम बोलते हैं क्या? पदेन। क्या कहलाता है ये? पदेन। तो अब इसको लिखते कैसे? हम का लिखेंगे पहले, सबसे पहले तो का, ठीक है, का। अब ये जो रा हमारा पूरा था, इसे हमें इसके नीचे लेकर आना पड़ेगा, और ये जो नीचे आया है ये क्या कहलाता है? पदेन। पदेन क्यों कहलाता है? क्योंकि रा जो है वो का के पदों में चला गया है, इसको हम बोलते हैं पदेन, ठीक है। तो यहां पर देखिए सभी से जैसे सम्राट, अब मां के पहले अगर मां जो है वो स्वर रहित है और रा स्वर सहित है, तो मां के नीचे जो है वो इस तरीके से चला जाएगा। फा अगर स्वर, यहां पर देखिए फा जो है वो आया आपका स्वर रहित और ये स्वर सहित, तो ये फा के नीचे चला जाएगा, ठीक है। समझ में आया? कोई भी व्यंजन जो रा से पहले स्वर रहित है और उसके बाद रा आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो उसके पैरों के नीचे चला जाएगा, वो कहलाता है आपका पदेन। तो यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे का है, का स्वर रहित है, ये स्वर सहित है, तो ये कहाँ चला गया? पैरों में चला गया। सम्राट, सम्राट में आप देखो मा में है, माँ स्वर रहित है, रा स्वर सहित है, तो हमने जब इसको मिलाया और मात्रा कहाँ चली जाती है? माँ पे चली जाती है। ब्रज हो गया, ये देखिए। फिर आता है प्रकार, पा स्वर रहित है और रा स्वर सहित है, तो वो कैसे बन जाता है? प्र बन जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए क्या है? स्वर रहित दा और हा जब स्वर युक्त रा के साथ संयुक्त होते हैं तब रा को के रूप में लिखा जाता है। अब इन्होंने क्या बोला, ध्यान दीजिए। जहां पर आपको जिनके नीचे ऑलरेडी पदेन है, ठीक है, ऑलरेडी निकला हुआ है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? अब उन्होंने क्या, स्वर रहित दा और हा, यहां पर उन्होंने क्या बोला, जैसे दा है स्वर रहित और स्वर सहित रा है, उसी तरह हा है स्वर रहित है और इसके ये स्वर सहित है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं? देखो, इसे जब हम दा लिखेंगे तो ये रा इसके नीचे चला आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा द्र, इसको क्या बोलेंगे? द्र। अब इन्होंने क्या बोला? हा, हा जब हम लिखते हैं तो क्या करते हैं? ये हम हा ऐसे लिखते हैं और इसको ऐसे लगा देते हैं, ये हो जाता है हा। अच्छा, हा एक तरीके से और लिखा जाता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब हा के साथ री की मात्रा हो तब हम ऐसे गोले में लगाते हैं, ठीक है। जब आपका हा प्लस री हो तो वो हम क्या करते हैं? वो हम इस तरीके से लगाते हैं, और जब हा प्लस रा होगा तब वो इस तरीके से लगेगा। ये एक छोटा सा फर्क है आप लोगों को समझ में। जैसे हृदय बोलते हैं तो हा के साथ री की मात्रा में लग रही है ना, हृदय है ना, हृदय बोलते हैं ना, तो री की जो मात्रा लग रही है वो उसके अंदर ऐसे करके गोल होके लगेगी, और जब हा के साथ रा लगेगा, अब हा आपका स्वर रहित है और ला लगा तो वो इस तरीके से लगेगा। तीसरा नियम, स्वर रहित टा और डा जब स्वर युक्त रा के साथ होते हैं तब रा को ना के रूप में लिखा जाता है। अब कैसे होता है चलिए देखें जरा। तो अब मान लीजिए ये जो टा है, ठीक है, टा है, डा है, ठा है, टा ठा डा ठा ठा, ठीक है। ये अगर इन ये जैसे मान लीजिए ये टा आया, स्वर रहित है, प्लस इसके बाद रा आया, फिर उसके बाद डा आया स्वर रहित, फिर रा आया, फिर ठा आया और स्वर रहित, और इसके बाद रा आया। अब इस कंडीशन में ये कैसे लिखे जाएंगे? क्योंकि अब हमें ये रा ऐसे भी पदेन में ही लाने हैं, तो इनको भी हम पदेन में यानी कि पैरों में ही लाएंगे। किस तरीके से लाएंगे? सबसे पहले तो हम टा लिखेंगे जो नियम है, फिर अब चूंकि ये आधा है तो इसके नीचे हम ऐसे उल्टा वी बना देते, ट्रा बना देते हैं, ड्रा बना देते हैं, ठीक है, ट्रा बना देते हैं। ट्रा से तो वैसे कोई शब्द होता नहीं है, लेकिन तभी मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। यहाँ पर क्या हुआ,
इस रा को हम उसको ऑलरेडी जैसे हम अभी तक कर रहे थे, हम पदेन में लेकर आ रहे थे, इसको भी हम पदों में यानी कि पैरों में ही लेकर आएंगे। इसको हम ऐसा नहीं है कि इसको कुछ अलग तरीके से लिखा जाए, बस ये है कि इसको लिखने का तरीका क्या हो जाता है, इसको उल्टा ड बना देते हैं, क्योंकि सब में जो है ना कहीं नहीं कहीं पाई है, कहीं कुछ है, कहीं सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इसमें नीचे तो सपोर्ट के लिए कुछ है ही नहीं। अब अगर हम इसको खाली ऐसे करके लगाते हैं, मान लो जैसे अभी तक लगता आ रहा है, हमने जैसे बताया कि हमने क्या किया था, ऐसे करके लगा दिया था, और जब हलंत लगाया जाता है तो ऐसे करके लगाया जाता है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए इसको उल्टा वी करके बना दिया गया। तो इसका तात्पर्य उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रा, ड्रा, ट्रम, क्या बोलते हैं ना, ट्रक, ड्रम, ट्रैम। तो ये सारी चीजें सब जब बोली जाती हैं तो देखिए रा साथ में निकल रहा है, लेकिन वो रा अब आपका रेफ नहीं, वो आधा रा नहीं है, रा पूरा है लेकिन टा आधा है। तो उस कंडीशन में हम उसके नीचे ऐसे उल्टा करके वी लगा देते हैं, जिससे क्या रहता है ना कि थोड़ा सा सपोर्ट बना रहता है। तो रा के नियम आप सीख गए। अब चौथा देखिए, एक नियम और, मैंने बोला था ना 4 नियम है, यहां क्या है, स्वर रहित शा जब स्वर युक्त रा के साथ संयुक्त होता है तब शा के रूप में लिख सकते हैं, किंतु इसके लिए मानक वर्णमाला में शा रूप स्वीकृत है। जैसे अब यहां पर हम ऑलरेडी जब हमने संयुक्त व्यंजन पढ़े थे, याद है, संयुक्त व्यंजन जहां 2 व्यंजनों को मिलकर एक नया व्यंजन बन रहा था, वो संयुक्त व्यंजन था। अब उस संयुक्त व्यंजन में एक आपका श्रा था, शा जब जो है आपका आता है, शा स्वर रहित होता है और रा स्वर सहित होता है, तब ये श्रा बनता है, शा और री श्री बनता है, शा रा मा श्रम बनता है। समझ में आया? जैसे हम लोग बोलते हैं ना श्रीमान, तो श्रीमान हम कैसे लिखते हैं, श्रीमान। उसी बात कर लिखते हैं श्रमिक, तो हम कैसे लिखते हैं, श्रमिक, ऐसे लिखते हैं ना। तो ये जो श्रा बन रहा है ये कैसे बन रहा है, ये हमारा शा, आधा शा प्लस रा से बनता है, वो क्या हो जाता है, आपका श्रा हो जाता है। समझ में आ गया? जैसे श्रृंगार लिखते हैं, श्रृंगार होता है ना, तो शा के साथ री की मात्रा निकल रही है, तो री भी लगाते हैं, श्रृंगार, है ना, श्रृंग होता है ना, देखो श्रृंग, री भी निकल रहा है, तो श्रृंगार होता है, शा भी है, रा भी है, री भी है, तीनों चीजें हम एक में लेकर आ रहे हैं, हाँ, और उसके ऊपर अनुस्वार भी है, तो क्या हो गया, श्रृंगार, हम इस तरीके से लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जब अब यहां पर 5वां नियम आ गया, जब किसी शब्द में शा, श, सा में से तीनों या 2 एक साथ प्रयोग होता है तो वे वर्णमाला के क्रम से शा, श, सा ही आते हैं। जैसे शीर्षासन, क्या है, शीर्षासन, शेष, शासन, शुश्रूषा। तो अब यहां पर उन्होंने क्या बताया, किसी भी कोई भी ऐसा एक शब्द है जहां पर शाह आपके जो स्पर्श व्यंजन है, शा, श, स, ह, ठीक है, स्पर्श व्यंजन आपके क्या हैं, सॉरी वो आपके ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन बोल रही हूं मैं, ऊष्म व्यंजन जो हैं, ऊष्म व्यंजन आपके क्या हैं, श, श, स, ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन है। किसी भी शब्द में अगर ये आते हैं, तीनों आ रहे हैं या 2 आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये हमेशा अपने सीक्वेंस में ही रहेंगे। देखो यहाँ पर 3 आए, शा, श, स, ठीक है, ये आए, इस क्रम में आए। फिर यहाँ पर देख रहे हो श, स आया, यहाँ पर शेष आया, ठीक है, फिर आ रहा है शुश्रूषा, शा, श, शा, ये श्रा भी तो सा से ही बन रहा है ना, तो ये देखिए इस क्रम में आए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा क्रम से ही चलेंगे, किसी में भी आएंगे तब। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आ जाते हैं समझने, अभी हमने रा समझ लिया और संयुक्ताक्षर समझ लिया। संयुक्ताक्षर हमने देखा ना किस तरीके से जब हम वर्णों व्यंजनों को स्वर रहित करते हैं तो उन्हें किस तरीके से हम दूसरे के ऊपर सपोर्ट देते हैं। रा को लिखने के हमने कई तरीके सीख लिए। अब हम आ जाते हैं पंचमाक्षर, ठीक है, क्या है, पंचमाक्षर, क्या, पंचमाक्षर यानी कि 5वां अक्षर। अब ये क्या होता है, पंचमाक्षर क्या है, स्वर रहित पंचमाक्षर डा, इया, डा, न, मा जब अपने वर्ग व्यंजन के पहले आता है तब उसे अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है।
पहले तो आपको पंचमाक्षर पढ़ना है, ठीक है, उसे आपको जानना है कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन। ये हैं आपके, पहले ध्यान, आपको स्पर्श व्यंजन में पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, वो ध्यान रखिएगा। स्पर्श व्यंजन जो है उनके 5 वर्ग होते हैं, पढ़े थे ना हमने 5 वर्ग। सबसे पहला था हमारा का वर्ग। का वर्ग में क्या था, पहले देखिए, का वर्ग में आपका आ रहा था का, खा, गा, घा और डा। ये लिखना जरूरी है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। का के बाद था आपका चा वर्ग, इसमें था चा, छा, जा, झा, इया। फिर आते हैं टा, टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। फिर आते हैं ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। फिर आपका पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, अब इसमें ये 5 लाइन होती है स्पर्श व्यंजन में, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, ये 5 लाइनें हैं। इन पांचों में 5-5 वर्ण होते हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5। तो इसका जो पंचमाक्षर होता है वो क्या होता है आपका, आखिरी के ये लाइन के जो 5 अक्षर होते हैं ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। डा, इया, ढ, न, मा। ये देखिए आपका दिया है ना, ये देखिए, ये पंचमाक्षर होते हैं। अब उन्होंने क्या बोला, वो लिखा रहने दीजिए उसको, उसी को देखकर मैं समझाती हूँ, ठीक है। अब उसमें उन्होंने क्या बोला कि जब अपने वर्ग के व्यंजन के पहले आता है, यानी कि जो ये वर्ग दिया हुआ है, मान लीजिए ये चा वर्ग है, ठीक है। अब हम चा लिख रहे हैं लेकिन उससे पहले इया आ रहा है, तो वो क्या होगा, वो तब उसे अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। अब जैसे मान लीजिए हमने बोला क्या, हमारा आया इया, क्या आया, इया। अब ये इया है और इया के बाद हमारा क्या आ रहा है, चा आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसको जब हम लिखेंगे तो ये चा के ऊपर अनुस्वार चला जाएगा। अब उसी तरीके से आ जाइए पा। अब पहले आ रहा है माँ और फिर आ रहा है पा, तो इस कंडीशन में इसको हम कैसे लिखेंगे, इसे हम पा के ऊपर बिंदी लगा देंगे। समझ में आया। उसने देखिए, जब अपने वर्ग के व्यंजन के पहले आता है तब उसे अनुस्वार लिखते हैं। तो जो भी व्यंजन है उसके पहले आ रहा है तो वो आपका अनुस्वार में चला जाएगा। अब कैसे जाएगा, देखिए यहां पर का वर्ग में देखिए, गा, का, प, प। अब इसमें जो है वो डा जो है, इसमें जो ये सब जो आए हैं इसमें आपको क्या दिया जाएगा, यहां पर ये जो पंचमाक्षर जो बन रहा है, अनुस्वार जो बन रहा है, ये किससे बन रहा है, ये ढ से बन रहा है, ठीक है, ये इससे बन रहा है। क्यों, यहां देखिए, गंगा, कंघा, कंधा, पंकज, पंखा। फिर उसी तरह आइए चा वर्ग में क्या है, चा वर्ग में आपका क्या रहता है, इया। जो ये पंचमाक्षर बन रहा है ये किससे बन रहा है, इया से बन रहा है, ठीक है। तो यहां है झंडा, आपका क्या आ रहा है, झंडा, झंडा, पंजाब, चंचल, मंजन। तो अब ये ध्यान देना है कि ये जो अनुस्वार बन रहे हैं ये स्वर रहित हैं, स्वर सहित नहीं है। स्वर सहित रहेंगे तभी ये पंचमाक्षर बनेंगे, यानी कि अनुस्वार बनेंगे, या लेकिन अगर स्वर सहित होते हैं तो ये फिर आपके जो है अनुस्वार नहीं बनते हैं। उसी तरह आइए टा वर्ग में कंठ, घंटी, दंट, पंडित। ता वर्ग में कैसे आएगा, अंदर, पंथ आपका, फिर उसके बाद है पंथ, बंध, बंधन।
तो ता वर्ग में जब ये आ रहा है तो ये आप देख रहे हैं ना है, ये सभी क्या है, ना आ रहा है। हम्म हम्म फिर उसके बाद यहां पर आइए, अंदर टा ठा चाहिए, टा ठा डा ढा ड़ा है, ये आएगा ड़ा पे, सॉरी ये ड़ा पे। देखिए ढा से पहले है ये, ठीक है। कंठ को अगर हम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए कंठ को अगर हम लिखेंगे जो स्वर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो उसे हमने ऐसे लगा दिया। अब आ रहा है घंटी, तो घंटी जो है वो ऐसे लिखी जाएगी। फिर आ रहा है ता वर्ग, ता वर्ग में क्या है, ना है। ना को जब हम करेंगे तो क्या है, अंदर, अंदर को आप देखो ऐसे भी लिखते हो ना, आ आधा ना दर अंदर, ऐसे भी लिखते हो। पंथ, पंथ आ गया, देखो है पंथ आ गया, बंध है, बंधन है। फिर उसके आगे पा वर्ग, पा वर्ग में क्या रहता है, आधा मा रहता है, ठीक है। मां में प्रारंभ, पंकज, गुम्मद, दंग। तो यहां पर जब ये अपने ही वर्ण के पहले आएंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, ये आपके बन जाते हैं जो अनुस्वार। क्लियर, पंचमाक्षर हमेशा क्या बनते हैं, अनुस्वार बन जाते हैं। मानक वर्तनी के नियम के अनुसार वर्गीय व्यंजनों के साथ नासिकीय वर्ण के संयुक्त होने पर अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला है कि जब हम वर्गीय, वर्गीय अभी हमने वर्ग पढ़ा था ना, देखिए यहां पर अभी हमने ये वर्ग पढ़े थे ना, ये वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, ये वर्ग होते हैं। अब इन वर्गों को जब हम पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए अब हम वर्ग पढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अब इनसे क्या बोला, वर्गीय व्यंजनों के साथ नासिकीय वर्ण। अब पंचमाक्षर क्या है, जब वो स्वर रहित होते हैं तो वो नासिकीय बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनका उच्चारण अब सिर्फ नाक से होने लगता है। अनुस्वार हमेशा क्या रहता है, अनुस्वार हमेशा नाक से निकलता है, इसलिए उसको नासिकीय वर्ण कहते हैं, क्योंकि नाक से हवा बाहर आती है, तो वो अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। यद्यपि दोनों रूप शुद्ध हैं, फिर भी हिंदी का सार्वदेशिकता को देखते हुए उसमें एक रूपता लाना जरूरी है। यानी कि जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं घंटा, हमने क्या बोला, घंटा, ठीक है, तो घंटा का ये रूप भी सही है और ये रूप भी सही है, यानी कि ये दोनों रूप सही हैं। ये चीज उन्होंने बोली ना कि यहाँ पर क्या, यद्यपि दोनों रूप शुद्ध हैं, यानी कि ये दोनों, अगर दोनों में से आप कोई भी लिखोगे दोनों शुद्ध हैं, लेकिन फिर भी हिंदी की सार्वदेशिकता को देखते हुए उसमें एक रूपता लाना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैल रही है, हिंदी जो है अब बहुत ज्यादा प्रारूप रूप में फैल रही है, तो इसमें एक रूपता लानी जरूरी है। क्योंकि अगर हमने इतने ज्यादा वेरिएशन रखे तो शायद लोगों को समझने में दिक्कत आएगी, क्योंकि सिर्फ अब हिंदी जो है वो हिंदुस्तान में ही नहीं पढ़ी जाती, अब विदेशों में भी उसका प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इस कारण से हिंदी को अब बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाने लगी है, जो है वो मुख्य भाषाओं में धीरे धीरे दूसरे देशों में भी शामिल होने लगी है। तो उस कंडीशन में इसमें अगर इतने वेरिएशन रहेंगे तो लोगों को समझने में दिक्कत होगी, इसलिए उन्होंने ये चीज़ बोली कि इसको जो है इसमें एक रूपता हम लाएंगे, किसी एक ही रूप को हम लेकर चलें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर आते हैं, यदि या व हा के पहले स्वर रहित पंचमाक्षर यानी कि डा, इया, डा, ना और मा हो तो वहां पंचमाक्षर ही रहता है, अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। अब यहां पर उन्होंने जो नई चीज बताई है उसको ध्यान दीजिए, क्या है, अगर या, रा, व, हा, ठीक है, या, व, हा, ये तीन वर्ण हैं, अगर इनके पहले स्वर रहित व्यंजन आते, इनके पहले, जैसे या के पहले इन्होंने बोला, जैसे यहां पर आप देख रहे हो, इन्होंने बोला वा के पहले, फिर उसके बाद उन्होंने बोला हा के पहले, और फिर उसके बाद उन्होंने बोला या के पहले, ये देख रहे हैं। तो इनके पहले अगर ये पंचमाक्षर आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो आधा ना है, तो इनको हमेशा जो है इनका पंचमाक्षर ही रहता है, हम इसमें ऐसे नहीं लिखते, समन्वय, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये गलत रूप है, ठीक है।
ना हम यहाँ पर कन्हैया को हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ये भी गलत रूप होगा। ठीक है, इसका सही रूप आपका ये है, यानी कि जब या, वा और हा के पहले कोई भी पंचमाक्षर आता है, यानी कि आधा डा, आधा इया, आधा ढा, आधा ना, आधा मा, जब ये आएगा तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो अपने ओरिजिनल यानी कि पंचमाक्षर रूप में ही रहेगा, वो अनुस्वार में तब्दील नहीं होगा, वो उसी रूप में आपके सामने रहेगा। अब नेक्स्ट देख रहे हैं क्या है, जब कोई पंचमाक्षर डा, इया, ढा, ढा, ना, मा दूसरे पंचमाक्षर के साथ प्रयुक्त होता है तब पंचमाक्षर में लिखा जाता है, वह अनुस्वार का प्रयोग भी नहीं होता। अब दूसरा नियम मैंने यहाँ पर देखा कि आपको बताया कि जब पंचमाक्षर अपने ही वर्ग के किसी भी व्यंजन के साथ आता है, के पहले आएगा तो वो अनुस्वार में बदल जाता है। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि जब क्या कहते हैं माँ दूसरे पंचमाक्षर के साथ संयुक्त होते हैं तब पंचमाक्षर, यानी कि जैसे मान लीजिए ना के बाद ना आ रहा है, जैसे पहला आपका ढ था, ढ के बाद फिर से ढ आएगा तो उस कंडीशन में ये ऐसे ही लिखा जाएगा, जैसे ना है और ना के बाद फिर से ना है, माँ है फिर उसके बाद माँ है, तो ये अपने ओरिजिनल रूप में ही आएगा। मतलब कैसे लिखा जाएगा, ये आधा ना और फिर पूरा ना, आधा माँ फिर पूरा माँ, यानी कि ये पंचमाक्षर रूप में ही रहेगा, जैसे ढा है और फिर उसके बाद ड है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये कैसे रहेगा, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका अनुस्वार नहीं बनेगा, सेम पंचमाक्षर के साथ ही आएगा। अगर दूसरे व्यंजन के पहले आता है तो फिर वो अनुस्वार में बदलेगा, लेकिन अगर सेम वही पंचमाक्षर शब्द पहले स्वर रहित है और बाद में स्वर सहित है तो वो पंचमाक्षर में ही रहेगा। कैसे रहेगा, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर जैसे हुआ जन्म, यहाँ वगडम्य, ब्रगण्य, निम्न, अन्न, सम्मान, तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आधा ना और माँ है तो ये लिखा जाएगा, ये क्योंकि ना भी पंचमाक्षर है और माँ भी पंचमाक्षर है। फिर उन्होंने बोला डा, तो डा अगर आधा है और उसके बाद माँ आ रहा है तो उस कंडीशन में ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, समझ गए, मतलब ये अपने ही पंचमाक्षर में आए या किसी और भी पंचमाक्षर, कोई भी हो जाए, पांचों में से किसी में भी आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, हमेशा ये पंचमाक्षर के रूप में ही रहेगा। अब आ जाते हैं अनुनासिक और अनुस्वार। पढ़ा था हमने, साथ पढ़ा था। अनुनासिक मतलब क्या होता है, चंद्रबिंदी, और अनुस्वार मतलब होता है सिर्फ बिंदी। अनुनासिक जो है उसमें हवा गले और नाक दोनों जगह से निकलती है, जबकि अनुस्वार में सिर्फ और सिर्फ नाक से निकलती है। ये फर्क था। देखिए क्या है, अनुनासिक और अनुस्वार के अंत को ध्यान में रखना चाहिए, अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें अंतर क्या है कि एक चंद्रबिंदी है और एक सिर्फ बिंदी है। अनुनासिक स्वर के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है, जैसे हंस, हंसना और आंख। तो ये आप देख रहे हो, हंस, हंसना और आंख, यानी कि अनुनासिक जो है वो चंद्रबिंदी के रूप में आता है। अनुनासिक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अनुनासिक इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा नाक से और थोड़ा सा मुंह से निकलती है हवा। किसी व्यंजन पर यदि स्वर की मात्रा शिरोरेखा से ऊपर हो तो अनुनासिक के स्थान पर बिंदी का प्रयोग होता है, जैसे सिंचाई, कहीं, गोंद आदि बिंदी अनुनासिकता की सूचक है, अनुस्वार की नहीं। अब देखिए क्या है, अब हमने क्या बोला था, अब इस जगह आपको उच्चारण करना है, उच्चारण का बहुत ही तगड़ा इस्तेमाल होगा यहाँ पर। चलिए हमारे साथ बोलिए, आपको समझ में आ जाएगा। सिंचाई, सिंचाई, जो बिंदी की जो निकल रही है सिंचाई, वो देखो नाक से भी निकल रही है, मुंह से भी निकल रही है। तो इस जगह जो आपको यहाँ पर अनुस्वार दिख रहा है, ये अनुस्वार नहीं है, ये अनुनासिक है। अब क्या होता है मैं बताती हूँ। जब उन्होंने क्या बोला कि जब हम किसी मात्रा के साथ में, जैसे हमने यहाँ बोल रहे हैं सिंचाई, तो सिंचाई में क्या निकल रहा है,
यहां पर जो निकल रहा है, ये आपने यहां बिंदी लगाई है, पर ये अनुस्वार नहीं है, ये क्या है, अनुनासिक, अर्थात ये चंद्र बिंदी है। अर्थात किसी भी मात्रा के साथ जब चंद्र बिंदी आती है तो वो हमेशा अनुस्वार में बदल जाती है। ये निकल अनुस्वार रहा है, अनुनासिक रहा है, लेकिन उसको हम बना क्या रहे, अनुस्वार बना रहे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहां पर एक मात्रा लगी हुई है, इसलिए हम यहां पर चंद्रबिंदी नहीं लगा सकते। चंद्रबिंदी हम सिर्फ उस कंडीशन में लगाते हैं जब किसी भी व्यंजन के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं होती है। अगर साथ में कोई मात्रा है तो वो सिर्फ बिंदी में बदल जाता है। अब यहां पर आप ये देख रहे हो सिंचाई, कहीं कहीं का भी जो है वो क्या है, वो जो आपको यहाँ पर अनुस्वार दिख रहा है, ये एक्चुअली में अनुनासिक है। ठीक है, कहीं। अब ही जब बोल रहे हो तो सिर्फ नाक से नहीं निकल रहा, नाक से भी निकल रहा है और मुंह से भी निकल रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका अनुनासिक है, अनुस्वार नहीं है। गोंद, गोंद में भी यही हाल है। ये आपका क्या है, ये जो है उसी, ये बिंदी जो आपकी निकल रही है ये एक्चुअल में क्या है, चंद्र बिंदी है। क्या है ये, चंद्र बिंदी है। अनुसाकता का सूचक, अनुनासिकता का सूचक है, अनुस्वार का नहीं। तो किसी भी मात्रा के साथ अगर अनुनासिक आ रहा है तो उस कंडीशन में वो क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाता है। चलिए, कुछ अवर्गीय व्यंजनों के साथ अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, जैसे वंश, अंश, हंस। अब यहां पर ये क्या है, ये सभी अनुस्वार के सूचक हैं, ये अनुनासिक नहीं है। अकारांत और आकारांत शब्दों में बहुवचन में ओकारांत रूप अनुस्वार युक्त होता है। अब ये क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूं। इन्होंने क्या बोला, अकारांत और आकारांत, ऐसे शब्द जिनका अंत जो है छोटा आ और बड़ा आ से होता है। जैसे अब हम आपको बताते हैं, जैसे यहां पर इन्होंने दो एग्जाम्पल दिए हैं। यहां पर क्या है, वृक्ष है और दूसरा है लड़का। ठीक है, अब ये कंडीशन जो आ रही है ये अकारांत है। क्या है, अकारांत, यानी कि आ से अंत होने वाले शब्द। ठीक है, अब ये आ से अंत होने वाले शब्द कैसे हैं, ये जो शाह है इसके अंत में आ निकल रहा है, ये का प्लस शाह होता है ना, क्या होता है, ये का प्लस शाह होता है और उसके बाद आ जुड़ता है। उसी तरह यहां पर आइए, यहां पर बड़ा आ है, ये क्या है, आपका आकारांत शब्द है। आकारांत, ध्यान दीजिए, आ से अंत होने वाले शब्द क्या है, ये आ से अंत होने वाले शब्द, इसलिए इसको आकारांत कहते हैं। और जब हम इनका बहुवचन बनाते हैं, अकारांत और ओकारांत समझ गए, इसी तरह अकारांत होता है, अकारांत होता है, आकारांत होता है, इकारांत होता है, ईकारांत होता है, उकारांत होता है, उकारांत होता है। तो यानी कि ये शब्द इन सभी से अंत हो रहे हैं। बड़ा आ से, छोटा आ से, छोटी ई से, बड़ी ई से, छोटा ऊ से, बड़ा ऊ से, ये शब्द इन सभी पर अंत होते हैं। तो उसको जैसे आप ले लो वधु, यहां पर शब्द आपके लिए हम लिखे वधु, तो वधु शब्द किससे अंत हो रहा है, बड़ा ऊ से, तो ये क्या हो जाएगा, आपका उकारांत हो जाएगा, यानी कि ये बड़े ऊ से अंत हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, उकारांत। समझ में आया? तो अब ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि क्या होते हैं उकारांत, इकारांत, आकारांत। ठीक है, अब हम आते हैं कि उन्होंने क्या बोला, जब हम आकारांत और आकारांत शब्दों को बहुवचन में तब्दील करते हैं तो ये ओकारांत जो है और उनके साथ अनुस्वार लग जाता है। यही चीज बोला ना कि जब उन बहुवचन में ओकारांत के रूप में अनुस्वार युक्त होता है, यानी कि जब हम इस आकारांत का बहुवचन बना रहे हैं, यानी कि जब हम इनको वृक्षों कर रहे हैं, तो इसमें हमने ओ की मात्रा लगाई, ओकारांत हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे ओ की मात्रा से अंत हो रहा है। समझ में आया? तो ये आपका अनुस्वार युक्त हो जाता है। समझ में आया? ये है आपका ओकारांत, यानी कि ये ओ की मात्रा से अंत होने वाले शब्द हैं, इसलिए इनको ओकारांत कहते हैं। उसी तरह लड़का जो आकारांत है, जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये भी ओकारांत से ही अंत होगा, लड़का, लड़कों। तो इनमें हमेशा क्या है, आपका लग जाता है अनुस्वार। आप लोग देखते हैं ना बहुवचन में बिंदी लगती है तो ये क्या लग जाता है, अनुस्वार लग जाता है। नेक्स्ट आते हैं, संबोधन बहुवचन में हो तो अनुस्वार का प्रयोग अशुद्ध होता है,
शुद्ध रूप होंगे अरे बच्चों, हे लड़कों, भाइयों, बहनों। तो समझ में आया उन्होंने क्या बोला कि जब हम संबोधन में हो, संबोधन बहुवचन में हो तो अनुस्वार का प्रयोग अशुद्ध है, यानी कि जो हम ये बिंदी लगा रहे हैं ये गलत इस्तेमाल होती है। हम इसको इस तरीके से बहनों की तरह करते हैं। कहने का मतलब जब तक हम इसको अलग से इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक ठीक है, ओ की मात्रा के साथ बिंदी आ रही है, लेकिन जब हम हे लड़कों बोल रहे हैं तब हम अनुस्वार का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, जिस शब्द के अंत में ई की मात्रा, उसकी मात्रा आ हो, उसका बहुवचन बनाते समय ई या ई हो तो हो जाता है, ई बड़ी ई का छोटी ही हो जाता है। अब यहां पर देखिए क्या है, ये अशुद्धियां आप लोग अक्सर करते हैं। अब ये जो अशुद्धि है ये बहुत होती है जब आपका ईकारांत शब्द हो। क्या होता है? ईकारांत शब्द हो। जैसे हम यहां पर बोल रहे हैं कहानी, कहानी, तो अब यहां पर ये अंत किससे हो रहा है? बड़ी ई की मात्रा, तो ये क्या हुआ आपका? ईकारांत शब्द हुआ। क्यों? क्योंकि इसका अंत बड़ी ई से हो रहा है। अब जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो हमेशा जो है बड़ी ई आपकी छोटी ई में तब्दील हो जाती है। कैसे? जैसे हम यहां लिखे कहानी, तो ये क्या हो जाएगा? कहानियां। क्या हो जाएगा? कहानियां। तो समझ में आया? यहां पर ई का ई हो जाता है और उसके बाद यहां लग जाता है, होता है ना। आप उसके बाद हम क्या लगा देते हैं? अनुनासिक यहां लगाकर। उसी तरीके से दवाई, दवाई में अक्सर आप लोग गलती करते हैं। यहां पर क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने लिखा दवाई, तो अब यहां पर ये देखिए बड़ी ई की मात्रा है, तो जब इसको हम बहुवचन बनाएंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा? दवाइयां। तब ये तो छोटी ई में बदल गया ना। अक्सर आप लोग क्या करते हो? बड़ी ई लगा के और फिर यहां लगा देते हो। क्यों? क्योंकि जब भी ई वाले, जो बड़ी ई वाले शब्द होंगे वो हमेशा छोटी ई में तब्दील हो जाएंगे। याद रखना, अगर वो बड़ी ई से अंत हो रहे हैं तो वो छोटी ई में ही तब्दील हो जाते हैं। अब जैसे यहां पर है एक शब्द है विधि। विधि तो ऑलरेडी ई, छोटी ई लिखा हुआ है ना। जो आपकी ये जो शब्द आ रहा है विधि, ये विधि, ये तो ऑलरेडी छोटी शब्द, छोटी ई है, तो उस कंडीशन में ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ये नहीं कि छोटी ई है तो वो बड़ी ई में बदल जाएगा, नहीं, छोटी ई का छोटी ई ही रहेगा। तो बेसिकली जो रूल है वो क्या है? इकारांत शब्द हो या इकारांत शब्द हो, जब उनका बहुवचन बनेगा तो वो हमेशा इकारांत ही रहते हैं, यानी कि छोटी ई ही रहते हैं, उनमें बदलाव नहीं होता है। जैसे यहां पर दिया है कहानी, कहानियां, आपने देखा यहां बड़ी ई थी, यहां हमने छोटी ई कर दी। फिर आते हैं बिल्ली। अब बिल्ली में देखिए बड़ी ई थी, इसको हमने क्या कर दिया? छोटी ई में बदल दिया। फिर आते हैं मिठाई, ये देखिए बड़ी ई था, ये आपका छोटी ई में तब्दील हो गया। फिर उसके बाद है दवाई, बड़ी ई थी, छोटी ई में बन गया। लड़की, यहाँ देखिए बड़ी ई था, ये क्या हो गया? छोटी ई में तब्दील हो गया। अब आते हैं जब अंतःस्था व्यंजन। अंतःस्था व्यंजन क्या है? या, रा, ला, वा। और ऊष्म व्यंजन, उष्ण व्यंजन नहीं होते, ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन क्या है? श, श, स, ह। ठीक है, श, श, स, ह से पहले सम उपसर्ग लगता है, तब वहां मां के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। तो उन्होंने क्या बोला कि जब आपका अंतःस्था और ऊष्म व्यंजन, यानी कि या, रा, ला, वा, श, श, स, ह, इनसे पहले अगर सम उपसर्ग लगाया जाएगा तो वो मां हमेशा अनुस्वार में तब्दील हो जाता है। यहां पर एग्जाम्पल देखिए, संसार, तो सम प्लस सार है। संसार कैसे बनता है? सम प्लस सार, सम प्लस सार, तो ये क्या बनता है? सार। अब ये देखो, ये सा जो है, पहले हमने ये देखो यहां से दिया, ये जो सा था हमने यहां पर सा ले लिया, सबसे पहले ये वाला सा यहां लिया। अब ये जो बिंदी थी इसको कहाँ लगा दी? यहां पे लगा दी। फिर उसके बाद सार लिख दिया। ठीक है,
ये हो गया। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल क्या है, संयम, वो क्या होगा आपका, सम प्लस यम, ठीक है। उसमें क्या होगा, ये जो सा था हमने यहां पर लिया पहला वाला सा, फिर उसके बाद जो ये मा था इसको हमने बिंदी लगाई, फिर उसके बाद यहां पर यम कर दिया, संयम, ठीक है। उसी तरह आप यहां पर और ले लो, संशय, तो संशय में क्या है, सम प्लस शय, सम प्लस शय, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ये जो सा था हमारा इसको हमने यहां पर लिया, फिर उसके बाद ये जो मा था इसको हमने अनुस्वार में तब्दील किया, फिर उसके बाद यहाँ इधर जो शय था मूल शब्द वो हमने ले लिया, तो ये बन गया संशय। तो समझ में आया, सिर्फ यहाँ पर 8 वर्णों के साथ, 8 वर्ण कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन और अंतःस्थायी व्यंजन, या रा ला वा और श श स ह के पहले अगर सम उपसर्ग लग रहा है तो वो किस में बदलेगा, वो अनुस्वार में बदल जाएगा। नंबर 7, कुछ शब्दों के 2 रूप प्रचलित हैं किंतु इनके लिए मानक रूपों का प्रयोग करना उचित होता है। किसी के लिए जो है वो 2 रूप आजकल बहुत प्रचलित हैं, हमें नहीं समझ में आता कि उसका सही रूप क्या है, तो जो सही है आज वो सीखिए। जैसे रुपए, तो यहाँ पर अक्सर जो है हम लोग रुपए ऐसे लिखते हैं, मगर ये गलत रूप है, इसका सही क्या है, रुपये, क्या है, रुपये, या के ऊपर ए की मात्रा लगेगी। फिर गए, यहाँ पर गए ये नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, गए, ये इसका सही रूप है। वस्तुएं, वस्तुएं नहीं होता है, देखिए प्रोनाउंसिएशन में भी मैं आपको बता रही हूं, वस्तुएं ये नहीं होता, क्या होता है, वस्तुएं, ए आता है यहाँ पर। या को हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जो ए होता है ए को हम लोग या के ऊपर ए की मात्रा लगा देते हैं, बन जाता है, उसको लेकर जो कंफ्यूजन लिखते समय होता है वो होता है। हमेशा क्या होता है, रुपए, रुपए, यहाँ पर ऐसे नहीं होता, रुपए होता है, रुपये, रुपए नहीं होता, रुपए नहीं होता है, यहाँ पर रुपये होता है, रुपया है तो रुपये है। तो उसी तरीके से देखिए आप, किराए, किराए गलत है, यहाँ पर सही क्या होगा, किराए, क्या आता है आपका सही, किराए। ये इसका मानक रूप है। ये मानक रूप ध्यान से देखिए और आज से ही इसे इंप्लीमेंट कीजिए लिखते समय। जब भी आप लिखेंगे तो इन मानक रूपों को, ये सही रूप है आपके, इन्हीं को लेकर आप चलोगे। वो आपके सारे क्या हैं, ये गलत हैं, ये रूप इस्तेमाल नहीं किए जाते, ये सारे रूप इस्तेमाल नहीं किए जाते। कौन से, ये इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर आते हैं ही और ई, या ई बनाते समय भी हम या के ऊपर बड़ी की मात्रा लगा देते हैं। देखिए क्या है, नहीं, ये गलत है, ये मानकेतर नहीं है, मानक रूप क्या है, नहीं। फिर हुई, ये गलत है, ये रहेगा हुई। फिर उसके बाद है लिए, ये गलत है, आपका आ जाएगा लिए। फिर क्या है, गई, ये गलत है, ये आपका सही है। तो समझ में आया, ये इनके सही रूप हैं। जैसे लिए लिखते समय अक्सर हम गलती करते हैं, लिए लिखते समय करते हैं ना, या के ऊपर ए की मात्रा लगा दी, नहीं, क्या इसका मानक रूप ली ए है। जिस शब्द के अंत में बड़ा ऊ की मात्रा हो उसका बहुवचन बनाते समय बड़ा ऊ का छोटा ऊ हो जाता है। जैसे यहां पर हम बोलते हैं ना वधू, क्या है, हमने बोला वधू, तो जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वधुओं, ठीक है, ये क्या हो जाता है, वधुओं। अब इसी तरह देखिए भालू, यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा है, यहाँ पर क्या हो गया, छोटे ऊ की मात्रा। लट्टू, तो क्या हो गया, लट्टुओं। री की मात्रा भी शा के साथ जुड़कर श्रा बन जाती है। अब यहां पर देखिए 2 मानक रूप हैं। पहला चीज हम आपको समझा रहे हैं, शा प्लस रा प्लस, अच्छा पहले इसको आप समझ लो एक तरीके से, फिर उसके बाद हम री की मात्रा जोड़ते हैं। तो शा प्लस रा आपका क्या होता है, शा प्लस रा होता है श्रा, ठीक है। अब मान लो सिर्फ श्रा है और अब यहां पर इसके प्लस ये आपको ये आता है, ठीक है। अब श्रा के साथ हमने जोड़ दिया री की मात्रा, ठीक है। तो ये एक तो ये श्रा बन ही गया
और री की मात्रा हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। ये ऐसे बनता है शाह प्लस रा प्लस री। अब मान लो शाह के बाद सीधे री की मात्रा आ गई, तो उसे आप कैसे लिखोगे? उसको हमें लिखना कैसे है? शाह और फिर री। तब ये जो एक डंडा जो ये खींच रहा है ये वाला, ये नहीं खींचता है, ठीक है। ये बहुत एक छोटा सा माइनर सा फर्क आ रहा है। ये देखिए, जब श्री होगा, क्या श्र होगा तो ये ऐसे लिखेंगे, जब श्री होगा तो ऐसे लिखेंगे। हाँ, ये फिर फर्क होगा आपका। यहां पर हमने दिखाया, जैसे यहां पर श्रृंखला है, तो अब श्रृंखला में शा री अंक की बिंदी और खा और ला है, तो यहां पर जो है ना वो आपका वो मात्रा नहीं आएगी। नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें है शुद्ध उच्चारण ना करने के कारण वर्तनी की अशुद्धियां हो जाती हैं। शब्दों में ध्वनियों की निश्चित व्यवस्था होती है। अब अक्सर क्या होता है, हम लोग जब उच्चारण करते समय गलत बोलते हैं तो गलत लिखते भी हैं। वही चीज यहां पर अब हम सीखने वाले हैं। क्या उन्होंने बोला? शुद्ध उच्चारण ना करने के कारण वर्तनी की अशुद्धियां हो जाती हैं। जब हम सही बोलेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है हम सही लिखेंगे नहीं, तो उन शब्दों में ध्वनियों की निश्चित व्यवस्था होती है। एक्चुअल उसका रूप क्या होता है अब हम वो समझेंगे। जैसा हम शब्द बोलते हैं आपना, आपना नहीं होता है, क्या होता है? अपना। वो उधर जो आपना हम बोलते हैं, बोलते समय हम गलत कर रहे हैं, तो हम जो बोल रहे हैं वही लिखेंगे। जैसे हम बोलेंगे अपन तो अपन ही लिखेंगे, अपना तो लिखेंगे ही नहीं ना। फिर आते हैं साप्ताहिक। साप्ताहिक नहीं होता है, क्या होता है? साप्ताहिक होता है, सा में आ की मात्रा होती है। साप्ताहिक नहीं होता है, क्या होता है? साप्ताहिक। फिर आते हैं आहार। आहार नहीं होता, आहार होता है, क्या होता है? आहार। फिर उसके बाद है हस्तक्षेप। आपका क्या है? हस्तक्षेप। हस्ताक्षेप नहीं होता है, क्या होता है? हस्तक्षेप होता है। ये क्या होता है? हस्तक्षेप। फिर नेक्स्ट आते हैं बारात। बारात नहीं होता है, क्या होता है? बारात। क्या है? बारात। फिर है आगामी। आगामी नहीं होता है, आगामी होता है। फिर है संसारिक नहीं, सांसारिक। सांसारिक। आध्यात्मिक नहीं होता, क्या होता है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। प्रोनाउंसिएशन जैसा रहेगा लिखेंगे वैसा बोलना, आध्यात्मिक आध्यात्मिक। फिर है व्यवसायिक, तो सही क्या होगा? व्यावसायिक। व्यवसायिक नहीं होता, क्या होता? व्यावसायिक होता है। फिर है आधीन नहीं होता, आधीन नहीं होता, क्या होता है? अधीन। क्या शब्द होता है? अधीन। ये आपका सही रूप होते हुए चलते हैं। अब आ जाते हैं ई। यानी कि हम बोलते समय ही छोटी ई और बड़ी ई में जो अशुद्धियां करते हैं, इनमें अशुद्धि क्या है? देखिए वही चीज है, उच्चारण में गलत तो लिखने में गलत। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? जैसे यहां पर क्या लिखा है? युधिष्ठिर। क्या लिखा है? युधिष्ठिर, लेकिन क्या होता है? युधिष्ठिर। यहां पर देखिए क्या कैसे लिखा है? युधिष्ठिर। फिर आता है बीमारी। बीमारी नहीं होता है, बीमारी होता है, क्या होता है? बीमारी नहीं। हम लोग अक्सर देखिए यही बोलते हैं, आप अमूमन ऐसे आपस में बात करते हो, क्या बोलता है? उसको पता नहीं यार क्या बीमारी हो गई। बीमारी नहीं होता है, क्या होता है? बीमारी। उसको ना जाने क्या बीमारी हो गई है, ये बोलते हैं। फिर है मैथिली। क्या है? मैथिली है, मैथिली शरण, लेकिन क्या होता है? मैथिली शरण होता है। मैथिली शरण नहीं है, मैथिली शरण होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं अहल्या। अहल्या, आपने क्या कहते हैं, रानी अहिल्याबाई के बारे में सुना होगा ना, वो अहल्या नहीं होता, वो क्या होता है? अहिल्या। हाँ में छोटी ई की मात्रा लगेगी, अहिल्या। फिर है प्रदर्शिनी, तो क्या होगा अपना? प्रदर्शनी होता, प्रदर्शिनी नहीं होता है। एग्जीबिशन को हम लोग बोलते हैं ना प्रदर्शिनी, प्रदर्शिनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी। शा में जो है वो ई की मात्रा नहीं होती है। फिर है अभिमान। अभिमान नहीं होता, क्या होता है? अभिमान। बोलिए सही। जितनी, अगर मान लीजिए आप छोटी ई की मात्रा को बड़ी ई का प्रोनाउंस करोगे, अब बड़ी ई की मात्रा प्रोनाउंस करते समय में क्या होता है? थोड़ा लंबा खींचते, और छोटी ई की मात्रा नहीं खींचते। जैसे हमने अभी मैं बोल रही हूं, ध्यान से सुनिए, क्या है? अभिमान। अभिमान, 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 अभिमान।
तो यहाँ पर क्या है, जहां हमें छोटी की मात्रा बोलनी है वहां हम उसको खींचेंगे नहीं, यानी कि स्ट्रेच नहीं करेंगे, उसको हमें ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। और जहां बड़ी की मात्रा होती है वहां हम खींचेंगे, लेकिन छोटी की मात्रा में नहीं खींचते। अब है प्रतिनिधि। क्या है? प्रतिनिधि। तो होता क्या है? प्रतिनिधि। धा में भी छोटी ई की मात्रा ही होती, प्रतिनिधि नहीं होता है, प्रतिनिधि। धा में भी छोटी ई की मात्रा। फिर है क्या है? परीक्षा। परीक्षा नहीं होता, परीक्षा होता है। रा में बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, परीक्षा नहीं, परीक्षा। फिर आते हैं अतिथि। अतिथि। अतिथि नहीं होता, अतिथि। अतिथि। था में छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा नहीं रहती। फिर है श्रीमती। श्रीमती। हम लोग अक्सर यही बोलते हैं, देखिए होता क्या है? श्रीमती। क्या होता है? श्रीमती। ता में छोटी ई की मात्रा, श्रीमती। ती नहीं, ताम को खींचेंगे नहीं लंबा, क्या बोलेंगे? उसको तुरंत खत्म करेंगे, श्रीमती। फिर आता है दवाइयां। क्या है? दवाइयां। ये इसका शुद्ध रूप है, यहां पर गड़बड़ लिखा है, ठीक है। यहां पर हम लोग दवाइयां बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? दवाइयां, छोटी ई की मात्रा रहती है, ठीक है। फिर है गृहिणी। गृहिणी। क्या होता है? गृहिणी। फिर है रीतिकाल। रीतिकाल होता है, रीतिकाल नहीं होता, क्या होता है? रीतिकाल। क्या, कौन सा काल रहता है? रीतिकाल। नेक्स्ट है तिरस्कार। तिरस्कार नहीं होता, क्या होता है? तिरस्कार। तिरस्कार नहीं, तिरस्कार होता है। फिर है अभिनेता। अभिनेता नहीं, अभिनेता। क्या होता है? अभिनेता। फिर है पत्नी। क्या? पत्नी। क्या होता है? ना में जो आ रहा है पत्नी, ना में बड़ी ई की मात्रा रहती है। नेक्स्ट आते हैं मिठाइयाँ। यहाँ पर सही क्या होता है? मिठाइयाँ। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा यहाँ नहीं आपकी, क्योंकि जब हम बहुवचन बनाते हैं, मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो है वो छोटी ई की मात्रा हो जाती है। क्या रहेगा? मिठाइयाँ। ये इसका सही रूप रहेगा। अब आ जाते हैं उ संबंधी भी, यानी कि जहां कहीं छोटा ऊ होगा वहां बड़ा ऊ लगाते हैं, जहां बड़ा ऊ होता है वहां छोटा ऊ लगाते हैं। तो इसको भी सेम वही प्रोसीजर रहेगा, बड़ा ऊ हमेशा लंबा खींचेगा और छोटा ऊ तुरंत ही वहीं पर हम बोल देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है? सूरज। सूरज नहीं होता, सूरज होता है। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन में देखिए, सूरज, 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 सूरज। ऊ की मात्रा को हम लंबा खींच रहे हैं, बड़े ऊ की मात्रा को। फिर आते हैं दोबारा। दोबारा नहीं होता, दोबारा होता है। दा में छोटे ऊ की मात्रा होती है, दोबारा। यहाँ पर दो बारह होती है, सॉरी। फिर है तूफान। क्या होता है? तूफान। फिर है दूसरा नहीं, दूसरा। धुआं नहीं, धुआं। सूची नहीं होती, सूची होती है। क्या होती है? सूची। फिर है सुई। सुई होता है, सुई नहीं होता, सा में बड़े ऊ की मात्रा नहीं, छोटे ऊ की मात्रा होती है, सुई होता है। नॉट सुई बोलते हैं हम उसको। क्या है? दूर। दूर नहीं होता, दूर होता है। गुरु। रा में बड़े ऊ की मात्रा नहीं, छोटे ऊ की मात्रा होती है। ध्यान रखिए, रा में हमेशा, ये मैं आपको फिर से बता रही हूं, रा में अगर हमें छोटे ऊ की मात्रा लगानी है तो हम सिर्फ ऐसे करके लगाते हैं, और अगर हमें बड़े ऊ की मात्रा लगानी है तो गोला बनाकर हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है ना। मेरा नाम जैसे लिखते हो आप, क्या है? रूपाली है कि रूपाली है? आप ये प्रोनाउंस करोगे तो मेरे नाम क्या? RUPALI होता है, तो क्या हुआ वो? रूपाली। तो रा में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, रूपाली हम लिखते हैं, ठीक है ना। फिर आते हैं ऊपर। ऊपर। फिर है रूठना नहीं होता, रूठना होता है। क्या होता है? रूठना। अब ए की अशुद्धियां क्या होती हैं? सैनिक नहीं होता, क्या होता है? सैनिक। सैनिक। भाषाएं नहीं होता, भाषाएं होता है। सिर्फ आपका यहाँ क्या निकल रहा है? अनुनासिक निकल रहा है। फिर है भैया नहीं होता, भैया होता है। भा में ए की मात्रा होती है। वैश्या नहीं होता, वेश्या होता है। वा में ए की मात्रा नहीं होगी, ए की मात्रा होगी। बनाए। बनाए। बनाए नहीं होता, क्या होता है? बनाए। या जब हम बहुवचन बना रहे हैं तो ए नहीं लगेगा, ए लगकर उसी के ऊपर अनुनासिक यानी कि चंद्रबिंदी लगेगी।
फिर आते हैं चाहिए, चाहिए नहीं होता, चाहिए होता है। अब यहाँ पर मोस्टली क्या है जो आप लोगों को ये दिक्कत आ रही है ना, या के ऊपर ए की मात्रा और ए की मात्रा, ये दोनों एक ही प्रोनाउंस हो रहे हैं। नहीं, ध्यान दीजिए, चाहिए, ये, या में ए की मात्रा हम क्या बोलते हैं, ये, और ए होता है तुम क्या बोलते हैं, ए, चाहिए, ए निकल रहा है, ए से एप्पल, एप्पल बोल पढ़ते हो ना, वो वाला ए निकल रहा है, और या के ऊपर ए की मात्रा क्या निकलती है, ये फर्क है इन दोनों में। बोलते समय आपको चाहिए कि चाहिए, तो हम इसका शुद्ध रूप क्या होता है, चाहिए, ए निकलता है इसमें। नेक्स्ट आते हैं ई और ई। या हम लोग ई जो बड़ी ई लगाने की जगह क्या करते थे, या में हम बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं, जो गलत है। जैसे यहां पर देखिए बड़ाई, तो बड़ाई नहीं होता, बड़ाई होता है। ये एक तो देखिए इसमें भी सेम वही है, या में जब बड़ी ई की मात्रा होगी तो ये होता है, क्या होता है, ये, और जब ई रहता है तो सिर्फ ई रहेगा, क्योंकि यहां पर हम या के साथ बड़ी ई की मात्रा जब बोलते हैं तो ये निकलता है। या में ई की मात्रा ये होता है, और सिर्फ ई होगा तो क्या निकलेगा, ई ही निकलेगा। फिर आते हैं स्थाई। स्थाई होता है, इस तरीके से लिखते हैं, लड़ाई, मिठाई, विजयी। विजयी में अब यहां पर क्या होता है, विजयी, क्या है, विजयी, विजयी, तो विजयी यहां पर इस तरीके से लिखेंगे। लिखाई यहां पर इस तरीके से आएगी। तो ये ध्यान देते हुए चलिए कहां पर या में ई की मात्रा लग रही है और कहां पर बड़ी ई की सिर्फ बड़ी इस्तेमाल हो रही है। ओ को कैसे लिखते हैं, ओ यहां पर क्या है, औद्योगिक, औद्योगिक नहीं होता, औद्योगिक होता है, औद्योगिक, ओ की मात्रा होती है। त्योहार नहीं होता, त्योहार, या में ओ की मात्रा होती है, ओ की मात्रा नहीं। त्योहार नहीं होता, त्योहार होता है। फिर है व्यापार नहीं होता, व्यापार होता है। ए की मात्रा यहां लगती नहीं, या में आ की मात्रा लिखती है, क्या लगता है, आ की मात्रा। अलौकिक, अलौकिक नहीं, अलौकिक होता है, अलौकिक होता है। गौतम, गौतम। बिछोना, बिछोना नहीं होता, बिछौना, क्या होता है, बिछौना। अब री से ऋषि होता है ना, री से क्या, ऋषि होता है। इसकी मात्रा में अक्सर कंफ्यूजन होता है कि इसको कैसे लगाएंगे और कैसे प्रोनाउंस करेंगे। इसमें हमेशा री, जैसे हम लोग बोलते हैं हृदय, हृदय होता है, क्या होता है, हृदय, हृदय मतलब हार्ट, वो होता है। तो हा में री की मात्रा निकल रही है। अब यहां पर है क्या है आपको, प्रकृति, यहां पर प्रकृति होता है। जैसे हम लोग एक शब्द बोलते हैं ग्रह और गृह, ये दो चीजें अलग हैं, आपको मैं बता दूं। यहां पर एक होता है ग्रह, एक होता है गृह। फर्क देखिए, यहां पर ग्रह, ग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र। आपके जो प्लैनेट्स आप घूम रहे हैं ना, जैसे बृहस्पति, मंगल, शुक्र है ना, ये सभी क्या हैं, ग्रह हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, नक्षत्र। ठीक है, ये क्या होते हैं, नक्षत्र। लेकिन जो आपका गृह होता है, गृह मतलब होता है घर। यहां पर प्रोनाउंस देखिए, ग्रह, गृह, ग्रह, गृह, ये फर्क है इसमें। गा में एक जहां री की मात्रा लगती है उसका मतलब होता है घर, और गा के नीचे जहां पदेन लगता है वो होता है आपका नक्षत्र, यानी कि जो आपके प्लैनेट्स, जो हमारे आकाश गंगामर हैं, गैलेक्सी में हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। अब इसी तरह देखिए यहां पर क्या है, प्रकृति। अब यहां प्रकृति नहीं होता, प्रकृति होता है। प्रोनाउंसिएशन देखिए, क्र क्री, क्र क्री, क्रा जहां पर आ रहा है, जहां पर इस तरीके से हम क्रा बनाते हैं। जैसे आपको मैं यही बता देती हूं, ये ग्रह और ये ग्रह कैसे लिखा जाता है। जहां पर हम ग्रह लिखते हैं वहां पर आपका आधा गा प्लस रा होता है, तो वो बनता है ग्रह। और जहां पर आपका क्या बताया जा रहा है, आधा गा प्लस री आ रहा है, वो होता है गृह। समझ में आया, ये फर्क है। एक में आधा गा ही जो है स्वर रहित है, एक दोनों में आए, और एक में रा है और एक में री की मात्रा है। वही चीज यहां पर आप प्रकृति में देख रहे हैं, प्रकृति है, एक प्रकृति है। फिर आते हैं
श्रृंगार, श्र होता है, एक श्री होता है, तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, श्रृंगार। श्रा के नीचे री की मात्रा, श्रृंग, श्रृंग देखिए, बोलिए मुंह से, श्रृंगार। श्रा, या यहां पर श्र कैसा बन रहा है, शा, आधा शा है, फिर रा है, फिर इसमें री की मात्रा है। जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, श्रा बन रहा है और उसके नीचे री की मात्रा लग रही है, और फिर तो ये होता है श्रृंगार। फिर होता है क्रिया, एक क्रिया होता है, एक क्रिया होता है, तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, क्रिया। फिर होता है ब्रिज, ब्रज। अब यहां पर क्या होता है, ब्रिज, हम लोग अक्सर बोलते हैं ना ब्रिज, ब्रिज और ब्रज, ब्रज अलग चीज है, ब्रिज अलग चीज है। ब्रिज हम किसको, इंग्लिश का वर्ड है ब्रिज, यानी कि आपका पुल होता है, लेकिन हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्रज। ब्रज जहां श्री कृष्ण जो है रासलीला रसाया करते थे, वो ब्रज है, नॉट ब्रिज है। हाँ, फिर आते हैं द्रव्य, द्रव्य है वो, द्रव्य नहीं होता, द्रव्य दा के नीचे री नहीं होता, दा के दा आधा होता है और नीचे रा का पदेन लगता है, तो वो द्रव्य होता है, नॉट द्रव्य होता है। मातृभूमि, मातृभूमि नहीं होता, क्या होता है वहां पर, मातृभूमि होता है। मात्र नहीं, मात्र मतलब वहां पर क्वांटिटी हो जाती है, कोई मात्रा, किसी चीज की मात्रा, या मात्र सिर्फ यही चीज, सिर्फ यही चीज, लेकिन हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, मातृभूमि, मातृभूमि। फिर है तृतीय, यहां पर तृतीय नहीं हो, तृतीय है, तृतीय नहीं है, ता के नीचे री की मात्रा है, तृतीय है। फिर आते हैं ब्रिटिश, फिर है ऋण और ऋण, ऋण नहीं है यहां पर, ऋण है, रा सिर्फ यहां पर री से ऋषि और णा है, ऋण कहते हैं। क्लियर हुआ यहां पर। अब आ जाते हैं अनुनासिक और अनुस्वार की गलतियां। ये गलतियां तो बहुत कॉमन है, आप लोग को ये पता ही नहीं रहता, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं, कहाँ उन्हें अनुस्वार लगाना है, कहाँ अनुनासिक लगाना है, ये उच्चारण करते समय ही सही से प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। जैसे अब आप देख रहे हैं रंगाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रंगाई, ई आ जाएगा। लंगोटी, यहां पर लंगोटी होता है, क्या लंगोटी नहीं होता, लंगोटी होता है। फिर है संवारना, संवारना होता है, संवारना नहीं होता, संवारना। याद रखना, नाक से और मुंह से, दोनों से ही आपकी हवा निकलती है चंद्रबिंदी में। फिर आते हैं गंवार नहीं होता, गंवार होता है। फिर है हंसमुख, हंसमुख होता, हंसमुख नहीं होता, हंसमुख होता है। फिर है हंसिया, हासिया, ठीक है, हंसिया जो जिससे घास वगैरह काटी जाती है। फिर है विसर्ग, अब विसर्ग क्या होता है, अंताकरण, अंताकरण नहीं होता, अंतःकरण होता है, ह निकल रहा है, अंताकरण नहीं, अंतःकरण होता है। मूलतः क्या होता है, मूलतः। प्रातः, अतएव, अतएव। फिर है अधपतन, अधपतन। फिर है निःसंतान, क्या होता है, निःसंतान। स्वर संयोग बनी अशुद्धियां, अब स्वर संयोग यानी कि जहां पर हमसे मिस्टेक होते हैं वो आपके क्या होंगे, क्या होता है, लड़ाइयां, क्या लड़ाई होता है। अब जब उसको हम बहुवचन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़ाइयां। यहां पर क्या होता है, हम लोग अक्सर क्या लगते हैं, ला के ऊपर बड़ी की मात्रा लिखते हैं, लेकिन बड़ी की मात्रा जब बहुवचन बनाते हैं तब बड़ी ई की मात्रा नहीं रहती, वो क्या हो जाती है, छोटी ई की मात्रा हो जाती है। साहस, साहस, साहस नहीं होता, तुम्हारे अंदर बहुत साहस है, साहस नहीं, नॉट इट्स साहस होता है। फिर है रानियों, रानियों नहीं होता, रानियों होता है। फिर होता है हिंदुओं, हिंदुओं नहीं, हिंदुओं, ओ की मात्रा है इस यहाँ पर। फिर है हुए, हुए होता है, हुए नहीं होता, हुए होता है। फिर होता है आइए, आइए होता है, आइए नहीं होता, क्या बोलते हैं हम, आइए। यहां पर जो है स्वर इंडिविजुअल रूप में लगा है, वो किसी भी व्यंजन का सपोर्ट नहीं ले रहा है। नेक्स्ट आते हैं ना और रा, ये भी एक बहुत ही कॉमन जो है वो मिस्टेक है, बोलते समय ही मेन होती है, इसीलिए लिखते समय भी होती है। जैसे यहाँ प्रमाण, प्रमाण, इस चीज का क्या प्रमाण है, नहीं, प्रमाण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, प्रमाण,
प्रमाण, प्रमाण, रावण वाला ण लगता है। फिर आते हैं मरण, मरण नहीं होता, क्या होता है मरण, मरण, मरण। फिर आते हैं रणभूमि, नॉट रणभूमि नहीं होती, क्या होती है रणभूमि। फिर है रामायण, रामायण नहीं रामायण, क्या होता है रामायण। प्रणाम, प्रणाम नहीं क्या होता है प्रणाम, प्रणाम, जिसको हम नमस्कार बोलते हैं, कई बोलते हैं अरे प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम नहीं होता, प्रणाम होता है। फिर है वीणा, नहीं वीणा नहीं होता, क्या होता है वीणा, वीणा, सरस्वती माता बजाती है ना, वो क्या है वीणा, उसको बोलते हैं। फिर है नारायण, नारायण नहीं, क्या होता है नारायण, क्या होता है नारायण। फिर है तरुण, नॉट तरुण, क्या होता है तरुण। प्रोनाउंसिएशन ठीक रखिए आप लोगों से, इसीलिए इतनी सारी अशुद्धियां मैं लेकर आई हूं, ताकि बोलते समय आप लोग को ध्यान रखना है कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। फिर है चरण, चरण नहीं, क्या होगा चरण। फिर है प्राण, प्राण, प्राण का क्या नहीं प्राण। टिप्पणी, टिप्पणी नहीं टिप्पणी, किसी पे बोलते हैं ना टिप्पणी कीजिए, तो वो टिप्पणी है। दर्पण, दर्पण, क्या होगा दर्पण होता है। अब टा और ढा, डा और ढा और डा और ढा, याद रखिए ये आपके मानक रूप हैं, ये आपकी वर्णमाला में आता है डा ढा, और ये आबाद में जो है, जैसे हमारी भाषाओं में, भाषा के शब्दों में जो बहुत सारी नए नए शब्द जुड़ते गए, तो अब ये डा और ढा आ गया। पहले क्या होता था, सिर्फ जब वर्णमाला हमारी अप्रूव हुई थी तो डा ढा रहता था, लेकिन चूंकि हिंदी भाषा में इतने सारे शब्दों का जो है आगमन होता रहता है, जब उसमें दूसरी भाषाओं के शब्द शामिल हुए तब वहां पर डा और ढा ये दोनों मानक रूप भी उसमें शामिल कर लिए गए थे। ये वर्णमाला पढ़ाते समय मैंने आपको क्लियर किया था। अब यहाँ पर देख रहे हैं अशुद्ध रूप, झाड़ू, झाड़ू नहीं होता झाड़ू होता है, क्या होता है झाड़ू। फिर है लुढ़कना, लुढ़कना नहीं होता लुढ़कना, लुढ़कना, देखो ढ के साथ क्या आपको बिंदी निकल रही है। फिर है कीड़ा, कीड़ा नहीं होता क्रीड़ा होता है, क्या होता है कीड़ा अलग चीज है, क्रीड़ा अलग है। कीड़ा मतलब होता है वो जो आपके छोटे मोटे कीड़े, जैसे कॉकरोच है और आपका कैटरपिलर है, इन सभी को कीड़ों के अंदर लेते हैं ना, तो वहां पर वो कीड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब होता है खेलना। फिर है मेढक, मेढक नहीं होता मेंढक होता है, क्या होता है मेंढक। फिर है पढ़ता, नहीं पढ़ता, पढ़ता। फिर है ढेर, ढेर नहीं होता ढेर होता है ढेर, ढेर। पीड़ा, पीढ़ा, क्या है पीड़ा होता है पीड़ा। नोट देखो, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो है नीचे नुक्ता लग रहा है पीड़ा। फिर है सीढ़ियां, नहीं होता सीढ़ियां होता है। सोडा नहीं होता सोडा होता है, सोडा नहीं होता सोडा। अब बोलते हैं ना सोडा, सोडा वाटर जो होता है उसको क्या बोलते हैं सोडा। फिर है बूढ़ा, बूढ़ा नहीं होता बूढ़ा होता है बूढ़ा। सड़ना, सड़ना नहीं होता सड़ना होता है, उसके नीचे आपका जो है वो नहीं लगेगा। सड़ना और सड़ना, अच्छा ये यहाँ पर सहना लिख दिया, इसका क्या होता है सड़ना होता है, सड़ना नॉट सड़ना। इसमें नीचे बिंदी नहीं लगती। अब रा डा ला संबंधी अशुद्धियां क्या हैं, यहाँ रा डा ला संबंधी अशुद्धियां होंगी। ये अशुद्धियां क्या हैं देखिए, आपको घबराना, यहाँ पर घबराना। विलाप, बिलाप होता है। छोकड़ी, छोकड़ी नहीं होता छोकरी होता है। लड़की, लड़की, बहुत जगह सब लोग लड़की लड़की बोलते हैं, नॉट, इट्स अ लड़की, लड़की होता है। आपका लकड़ी और लकड़ी ये बहुत ही कॉमन चीज है, लड़की लड़की बोलते हैं, लकड़ी लड़की, क्या लकड़ी बोलते हैं, लकड़ी बोलते हैं, लकड़ी जो वुडन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग लकड़ी ले आओ, लकड़ी नॉट लकड़ी, इसे लकड़ी होता है। हाँ, फिर होता है टोकरी, टोकरी नहीं होता टोकरी होता है। सड़क नहीं, क्या होता है सड़क, सड़क नहीं, सड़क मतलब होता है तो उसको थोड़ा भैया जरा सरको, थोड़ा सा जगह दो, वो सड़कना होता है, सड़क जाओ वो होता है। यहां पर हम बात क्या कर रहे हैं सड़क, सड़क मतलब रोड, वो होती है। फिर वा और बा संबंधी अशुद्धि क्या है,
वधु, वधु नहीं होता, वधु होता है, वधु। फिर है वर्ष नहीं होता, क्या वर्ष नहीं होता, क्या होता है वर्ष, व होता है वर्ष। फिर होता है क्या वैदेही, वैदेही नहीं होता, वैदेही होता है, वैदेही। फिर होता है बसंत, नॉट बसंत, क्या होता है वसंत, वसंत का मौसम होता है, वसंत ऋतु आती है ना, वो है। फिर वन, वन नहीं होता है, क्या होता है वन, वन मतलब जंगल, वन होता है, वन नहीं। वनस्पति नहीं, वनस्पति। व्रत, व्रत हम बोलते हैं ना व्रत में है, व्रत नहीं होता, क्या होता है व्रत होता है। क्या होता है विष, यहां पर विष नहीं होगा, विष होगा। विचार, विचार, विचार नहीं होता, हम विचार कर रहे हैं, विचार नहीं होता, क्या होता है विचार कर रहे हैं, ये इसका शुद्ध रूप होता है। शा शा सा संबंधी, शा शा, अब देखो तीनों शा साथ होते हैं तो ये एक बहुत ही ज्यादा मिस्टेक हो जाती है। जैसे होता है शासन, शासन नहीं होता, शासन होता है, शासन। फिर होता है प्रसाद, प्रसाद, प्रसाद नहीं होता, प्रसाद होता है, हाँ? प्रसाद। फिर है आदर्श, आदर्श होता है। फिर है कष्ट, कष्ट नहीं होता, कष्ट होता है। दुष्कर, यहां पर श निकल रहा है षटकोण वाला। राष्ट्र, राष्ट्र निकल रहा है ये वाला। विशेषता, विशेषता। नाश, तपस्या, प्रोनाउंसिएशन देखिएगा मेरा, तपस्या। अमावस्या, सैनिक। प्रसन्न, प्रसन्न, प्रसन्न नहीं होता, प्रसन्न होता है। फिर है विशेष। फिर है भाषा, भाषा होता है, क्या है भाषा नहीं होता, भाषा होता है। फिर है शहर, शहर नहीं होता, शहर। सिटी को हम बोलते हैं ना, हम जा रहे हैं शहर, शहर नहीं होता, क्या होता है शहर। छ और छ संबंधी, क्षत्रिय वाला छा और छाता वाला छा, इसमें फर्क क्या होता है देखिए। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं होता, लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी, लक्ष्य, लक्ष्य, ठीक है। फिर है क्षेत्र, 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 क्षेत्र। फिर है क्षमा, 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 छा नहीं है, क्षमा नहीं करना, क्षमा। फिर है शिक्षा, शिक्षा नहीं, शिक्षा, शिक्षा। लक्षण, लक्षण नहीं होता, लक्षण होता है, लक्षण। छा और षा, चा शा, ये ध्यान रखना है, लक्षण नहीं होगा, लक्षण होता है। नक्षत्र, नक्षत्र होता है, नक्षत्र नहीं होता, नक्षत्र जानते हो कौन से नक्षत्र में पैदा हुए, कब से कभी मम्मी, क्या होता है नक्षत्र होता है। फिर है क्षुद्र, क्या है क्षुद्र, क्षुद्र नहीं होता, शुद्र होता है, क्या होता है शुद्र। फिर लक्ष्मण, लक्ष्मण नहीं होता, लक्ष्मण होता है, क्या होता है लक्ष्मण। फिर होता है क्षमता, क्षमता नहीं क्षमता, क्षमता। रा, रेफ संबंधी गलतियां, जो हम लोग आधा रा जो ऊपर लगाते हैं शिरोरेखा के ऊपर, उसमें जो गलतियां होती हैं वो क्या है। आशीर्वाद, यहां पर देखिए क्या हम बोल रहे हैं, वहां पर लिखा क्या है आरिशवाद, रा जो है उन्होंने शाह के ऊपर लगा दिया तो ये तो रा यहां निकल आया, लेकिन होता क्या है आशीर्वाद। फिर है इसरमण, ये होता है स्मरण होता है। फिर है स्वर्गीय, स्वर्गीय, देखो कहां पर लग रहा है, जो जहां पे भी रा निकल रहा है उसके जस्ट बाद जो भी व्यंजन रहेगा रा हमेशा उसके ऊपर लगता है, ये ध्यान रखना। जैसे यहां पर देखें स्वर्गीय, तो स्व के बाद रा निकल रहा है तो वो गा के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। फिर आ रहे हैं नर्क, नर्क नहीं होता, नरक होता है, नर्क नहीं होगा, नरक। रा यहां पर पूरा है, आधा नहीं है, इसकी रेफ नहीं लगेगी। फिर आते हैं कार्यक्रम, कार्यक्रम, कार्यक्रम नहीं होता, कार्यक्रम होता है, वहां पर क्या है पदेन है, रेफ नहीं है। पदेन कहां होता है, जो व्यंजन के नीचे लगता है, और रेफ शिरोरेखा के ऊपर लगता है, तो यहां पर रा जो है वो पदेन है, रा जो है वो जो आपका रेफ नहीं है। परमात्मा, यहां पर होता है परमात्मा, क्या होता है परमात्मा। परंतु, परंतु होता है, परीक्षा होता है, दुर्दशा, दुर्दशा।
मर्यादा। संस्करण क्या होता है? संस्करण। फिर है पत्र, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? पत्र, ये आएगा। अब आता है शट और शठ वाला। यहां पर क्या संबंधी अशुद्धियां होंगी? निष्ठा, निष्ठा, शिष्टि, शिष्टि, घनिष्ठ, घनिष्ठ, संतुष्ट, संतुष्ट होता है, टा और ठा प्रोनाउंस करने में, संतुष्ट नहीं होगा, संतुष्ट होगा। फिर है कनिष्ठ, कनिष्ठ नहीं होता, क्या होता है? कनिष्ठ होता है। क्या होता है? कनिष्ठ। यहां नष्ट नहीं होता, क्या होगा? नष्ट। फिर है प्रतिष्ठा नहीं, प्रतिष्ठा। फिर है यथेष्ट, यथेष्ट नहीं होता, यथेष्ट होता है। बलिष्ठ, बलिष्ठ नहीं, क्या होगा? बलिष्ठ, बलिष्ठ होगा। फिर है या के साथ संयोग होने वाली अशुद्धियां। या के साथ जब हम बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं, अब ये या के साथ क्या मिस्टेक होती हैं इनको समझते हैं। कृपया, कृपा, कृपया। फिर है व्यतीत, व्यतीत। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य होता है, उपलक्ष्य होता है। फिर है प्यास नहीं, क्या होता है? प्यास। क्या होता है? प्यास होता है। व्यक्ति, व्यक्तिक होता है, क्या होता है? व्यक्तिक होता है। राजाभिषेक नहीं, राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है। फिर है ज्यादा, ज्यादा नहीं, ज्यादा, ज्यादा। फिर है कियारी, नॉट कियारी, इससे क्या होगा? क्यारी। क्या होता है? क्यारी होता है। फिर है अक्षर लोप से होने वाली अशुद्धियां। अक्सर हम लोग क्या है ना, बोलते समय बहुत सारे अक्षरों का लोप कर देते हैं, उनको गायब कर देते हैं। अब वो गायब किस तरीके से हो रही है? देखिए क्या है, स्वावलंबन होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है? स्वावलंबन, स्वावलंबन, स्वावलंबन। देखिए 2 बार व निकल रहा है, यहां पर देख रहे हैं स्वावलंबन, यहां पर हमने स्वालंबन बोला, स्वालंबन, स्वावलंबन होता है। फिर आता है द्वंद्व, यहां पर क्या हो रहा है? द्वंद्व हो रहा है। फिर है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य नहीं होता, स्वास्थ्य होता है, यहां पर स्वास्थ्य। फिर सप्ताह, सप्ताह नहीं होता, वीक को बोलते हैं ना सप्ताह, ये सप्ताह चला जाए, सप्ताह नहीं होता, सप्ताह होता है। क्या बोलते हैं उसको हम? सप्ताह। फिर है अध्ययन, अध्ययन नहीं होता, अध्ययन होता है, अध्ययन, 2 बार या है, अध्ययन होता है। फिर है पर्वती नहीं होता, पर्वतीय होता है, पर्वती नहीं होता, जैसे जो माउंटेन एरिया उसको बोलते हैं ना पर्वतीय क्षेत्र, तो वहां पर अक्सर क्या बोला जाता है? पर्वती। पर्वती नहीं होगा, क्या होगा? पर्वतीय, पर्वतीय। फिर है ज्ञा और ज्ञा संबंधी अशुद्धियां। अब ज्ञा, ज्ञा संबंधी अशुद्धि क्या होती है इनको देखिए। आ गया, आ गया, यहां पर आज्ञा होता है, क्या होता है? आज्ञा। फिर है योग्य, यहां पर यो और ज्ञ लगाते, योग्य नहीं लगे, योग्य होता है। फिर होता है ज्ञान, ज्ञान नहीं होता, होता क्या होता है? ज्ञान। कृतज्ञ, कृतज्ञ होता है, ज्ञापन होता है। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, ज्ञा होगा यहां पर जहां ज्ञा होता है और एक गया होता है, ये 2 चीजें होती हैं। फिर नेक्स्ट है प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा होता है, यहां पर इसको प्रोनाउंस करोगे तो क्या बोलोगे? प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। तो यहां पर क्या बोलेंगे हम? प्रतिज्ञा। वहां पर विज्ञान होता है, यहां विज्ञान है। यहां पर यज्ञ, यहां पर क्या होगा? यज्ञ। आरोष, आरोष नहीं होगा, क्या होगा? आरोग्य होता है, क्या होता है? आरोग्य होता है। क्या? आरोग्य, य निकलना चाहिए, एक ज्ञ होता है, एक य होता है, आरोग्य होता है। फिर नेक्स्ट है पंचमाक्षर संबंधी अशुद्धियां। पंचमाक्षर हमने आपको बताया था कि जो स्पर्श व्यंजन के जो 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इसका जो आखिरी 5वां अक्षर होता है उन सभी के अनुस्वार बनते हैं। ये चीज समझाई थी मैंने, अभी इसी में समझाई है मैंने। तो इनके जो है संबंधी जो गलतियां आप करते हैं वो क्या होती हैं? जैसे होता है पनखा, पनखा नहीं बोलता, पंखा बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? पंखा। फिर है कुंडली, क्या होता है? कुंडली नहीं होता, यहाँ पर कुंडली होता है।
फिर है मंडल, पंकज, अंग, क्या होता है अंग। लिखते समय ध्यान दीजिए कहां पर अनुस्वार निकल रहा है, यहां पर आधे वर्ड्स नहीं लगाए जाते हैं। फिर है शंख, घंटा, मासिक, कंठ, दंडित, पंडित। तो ये आपको समझ में आया ना कि जहां पर हम पंचमाक्षर लगाते हैं वो किस तरह की हम गलती कर रहे हैं। तो यहां तक मैंने आपको समझा दिया वर्तनी संबंधी अशुद्धि, लेकिन अभी हमारी वाक्य संबंधी अशुद्धि बाकी है। तो जो नेक्स्ट मैं वीडियो लेकर आऊंगी वो आपका रहेगा वाक्य संबंधी अशुद्धि, यानी कि इसी का कंटिन्यू पार्ट है, क्योंकि जो हम अभी आपको हमने जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां बताई ये ही बहुत सारी हैं। तो पहले इनको आप समझ लीजिए, फिर वाक्य लिखते समय जो हम गलतियां करते हैं वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अब आपको मैंने जो इस वीडियो में जितना कुछ बता दिया है लिखते समय बोलते समय जो गलतियां हम करते हैं, नेक्स्ट टाइम से आप जब भी हिंदी लिखोगे तो ये सारी गलतियां आपको नहीं दोहरानी है। मैंने बेसिक बहुत सी चीजें जैसे क्र और क्र में आपको क्र और क्री में अंतर बताया, ग्रह और गृह में अंतर बताया। ये बहुत ही माइनर सी जो है मिस्टेक्स होती हैं जिनका बेसिक हम नहीं समझ पाते, लेकिन आज मैंने वो सारी बेसिक्स आपको समझाई हैं कि ये होती क्या है। तो इनको ध्यान में रखकर ही नेक्स्ट टाइम से आप सारी चीजों को ध्यान में करेंगे। तो यहां पर मैं आपके लिए एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन और लेकर आई हूं, वो है आपकी अद्भुत बैच संबंधी जानकारी। क्लास 6 to 8 आपका इंग्लिश मीडियम का अद्भुत बैच मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आ चुका है। इस बैच में आपको जो सब्जेक्ट्स दिए जा रहे हैं वो सब्जेक्ट्स हैं आपके साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। ये सारे ही सब्जेक्ट्स आपको इस पैकेज के इस क्लास के अंदर पढ़ाए जाएंगे अद्भुत बैच में। अब ये जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे ये सारे ही आपके रहेंगे बेस्ड ऑन कंप्लीट सीबीएसई बोर्ड सिलेबस, यानी कि सीबीएसई बोर्ड ने जितने भी सिलेबस आपको दिया हुआ है इन सब्जेक्ट्स का उन्हीं बेस्ड पर ये रहेगा। इसके साथ ही हम इसमें आपको कराएंगे डाउट सॉल्विंग सेशन, यानी कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने के बाद ऐसा होता है जहां आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाते, तो यहां पर अब हम करने वाले हैं जो डाउट की क्लियरेंस, यानी कि जितने भी डाउट्स हैं वो आपको क्लियर किए जाएंगे। उसके बाद आपको वन शॉट रिवीजन, यानी कि जो भी चैप्टर्स हमने आपको क्लियर किए, जो भी आपके सब सब्जेक्ट्स के हर सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन सभी के आपको वन शॉट में रिवीजन कराए। एक बार हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, समझा चुके हैं, अब इनका रिवीजन होगा। फिर उसके बाद आपको ई नोट्स दिए जाएंगे, इन सभी सब्जेक्ट्स के आपको ई नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। फिर है ऑनलाइन टेस्ट होगा। सब कुछ करने के बाद आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, तो वो टेस्ट के बाद सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने टेस्ट दे दिया और छोड़ दिया, उसके बाद हम उसका सोल्यूशन भी आपको करवाएंगे। उसके बाद माइंड मैप वीडियोस रहेंगे कि किस किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, सब कुछ चीज़ें। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक तरीके से सब्जेक्टिव और आपके ऑब्जेक्टिव दोनों ही तरह के क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी, क्योंकि एग्जाम्स में ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, इसलिए ये प्रिपरेशन भी आपको सारी कराई जाएगी। अब देखिए ये सारी क्लासेस हैं 6 to 8 हैं, सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं और साथ ही साथ इतने सारे पैटर्न्स में आपकी तैयारी कराई जा रही है। ये सभी चीज़ें जो आपको मिल रही हैं, अगर आप अभी इस बैच को लेते हैं तो आपको ऑलरेडी 50% डिस्काउंट मिल रहा है। इसके लिए कितना मिल रहा है? 50% डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन अगर आप इसमें कूपन लगा देते हैं मैग्नेट 10 करके, तो आपको एडिशनल जो है 10% और डिस्काउंट मिल जाता है। 50% वो और 10% ये, तो दोनों मिलाकर आपका कितना हो गया? 60% का डिस्काउंट अभी चल रहा है। तो जल्द से जल्द जो है इस बैच को ज्वाइन करिए। अब इसको हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, या इतना सब बताने के बाद भी अगर आपके मन में और भी क्वेश्चंस हैं तो उनको आप जान सकते हैं कैसे। ये नंबर दिया गया है 7049597408। इस नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल करके आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें आप पूछ सकते हैं, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक लिंक दिया गया है जिसमें एक आपको फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करके सबमिट कीजिए और जैसे ही आप सबमिट करेंगे कुछ समय बाद ही आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी इस अद्भुत बैच से संबंधित। ये बैच शुरू हो चुका है, तो जल्द से जल्द जो है इसमें ज्वाइन करिए, ऐसा ना हो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे मिस हो जाएं। तो हरी अप।
तो ये वीडियो तो यहीं समाप्त करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में उसके साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।